में अभी न विधानसभा के चुनाव हैं दोस्तों, और न ही अभी आम चुनाव यानी लोकसभा का समय आया है, लेकिन फिर भी आज दिल्ली की सड़कों पर मोदी जी का मेगा रोड शो हुआ। यानी आज दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो लोगों ने देखा। और इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी एलजी के साथ तनातनी के मुद्दे को लेकर बैनरों के साथ सड़क पर उतर आए। वैसे तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी कई मायनों में एक जैसी है, दोनों ही हिंदुत्व को बढ़ावा देती है। दोनों के नेता यानी मोदी जी और अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में बदलाव के दावे करते हैं और खुद को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। झाड़ू में दोनों की ही दिलचस्पी जाहिर हो चुकी है, लेकिन इनमें सबसे बड़ी समानता यह है कि गांधी परिवार के और खासकर राहुल गांधी के ये दोनों धुर विरोधी हैं। वैसे तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों कांग्रेस विरोधी भी हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा दिक्कत राहुल गांधी से है। और पिछले 4 महीनों से राहुल गांधी ने देश में अपनी भारत जोड़ो यात्रा से जो तूफान मचा दिया है, उससे सबसे ज्यादा तकलीफ इन दोनों नेताओं को ही है। क्योंकि राहुल गांधी का सच अब जनता के सामने आ गया है कि वो असल में कैसे राजनेता हैं और किस मकसद से राजनीति में हैं। राहुल का ये सच लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच चुका है और जनता ये भी देख रही है कि कैसे राहुल बिना किसी चुनावी मकसद के जनता के लिए हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। राहुल की इस बढ़ती लोकप्रियता ने ही शायद देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। आज दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो करके अपने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो बीजेपी की है उसके मद्देनजर वो उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहुंचना था, लेकिन वो रोड शो करते हुए चाहते तो सीधे जा सकते थे, उस कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर अपने लिए एक इवेंट का मौका तलाश लिया। वैसे भी जोशीमठ के कारण इस वक्त सरकार पर उंगलियां उठ रही हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं। ऐसे में मीडिया का फोकस फिर से खुद पर करवाने के लिए शायद दिल्ली में रोड शो किया गया हो। वैसे इससे पहले गुजरात चुनाव के पहले किए गए रोड शो में एम्बुलेंस को रास्ता देने की खबर ने सुर्खियां बटोरी थी, आप सबको याद होगा। और 4 दिन पहले राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल के मौके पर कर्नाटक के हुबली में मोदी जी ने रोड शो किया, जिसमें खबर आई कि एक लड़का उनके सुरक्षा घेरे को तोड़कर मोदी जी तक पहुंच गया। मोदी जी ने उससे माला लेकर रख ली। आपको याद होगा दोस्तों कि जब राहुल गांधी दिल्ली पहुंचे थे तब उनकी सुरक्षा के सवाल उठे थे। तो क्या ये उन सवालों के जवाब देने का कोई तरीका था या वाकई पीएम की सुरक्षा में सेंध लगी थी? आप याद कीजिए कि पंजाब में चुनाव से पहले ऐसे ही सुरक्षा का सवाल उठा था, तो मोदी जी दिल्ली लौट आए थे और ये कहते हुए दिल्ली लौटे थे कि अपने मुख्यमंत्री से कहना कि मैं जिंदा लौट आया हूं। लेकिन कर्नाटक में अपने मुख्यमंत्री को ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही, या कही हो तो सामने तो नहीं आई बात। बहरहाल रोड शो की राजनीति से लेकर सुरक्षा के सवाल तक कई मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या राहुल गांधी ने अपने विरोधियों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है? क्या राहुल गांधी के कारण असुरक्षित महसूस कर रही है सरकार? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सवालों से पहले 2-3 बातें आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। पहली बात, राहुल गांधी से इधर जब हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आज पैदल मार्च करते हुए एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर तक गए और उनसे मिलना चाह रहे थे। लेकिन जब उनसे मुलाकात नहीं हुई, यानी एलजी ने मुलाकात से मना कर दिया, तो अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, जरा सुन लीजिए। तो अंदर से मैसेज आया है, एलजी साहब ने मिलने के लिए मना कर दिया। ये बेहद दुख की बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के सारे मंत्रीगण और दिल्ली के सारे विधायकगण यहाँ पे आए हैं, सड़क पे खड़े हैं, उनके घर के सामने खड़े हैं और एलजी साहब ने हम सब लोगों को मिलने के लिए मना कर दिया। हम बहुत छोटे हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन हम दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक तरह से एलजी साहब ने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अपमान किया है। ये अच्छी बात नहीं है। इस किस्म की मानसिकता भी ठीक नहीं है कि कोई अपने आप को इतना बड़ा समझने लगे कि लोगों का अपमान करना शुरू करे। तो बहुत दुख की बात है, बहुत खेद की बात है कि दिल्ली के एलजी ने सारी कैबिनेट से और सारे विधायकों से मिलने से मना कर दिया।
इसके बाद की आगे की क्या वो होगी स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से। एलजी जो कह रहा तो अभी सुन रहे थे आप, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारी क्या औकात है और एलजी ने मिलने से मना कर दिया। लेकिन इनकी कितनी औकात है वो बता रहे हैं राहुल गांधी उधर पंजाब में। राहुल गांधी ने सीधी चुनौती दी और सीधी कहें तो वहां के पंजाब के मुख्यमंत्री से उन्होंने जो कुछ कहा है जरा सुन लीजिए। अभी अभी इस कार्यक्रम को शुरू करने से बस 10 मिनट पहले राहुल गांधी का भाषण खत्म हुआ है। आप लोगों के सामने हमने लाइव उनके भाषण को पेश भी किया था। राहुल गांधी ने सीधे दिल्ली की सरकार को, यानी कि केजरीवाल की सरकार को क्या कुछ कहा है, कैसे पंजाब से कहा है, सुनिए जरा। आखिरी बात मैं पंजाब से कहना चाहता हूं, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं। देखिए, हिंदुस्तान का हर प्रदेश का इतिहास होता है, हर प्रदेश की हिस्ट्री होती है, हर प्रदेश की भाषा होती है, जीने का तरीका होता है। और पंजाब को पंजाब से ही चलाना जाया चाहिए। ये मैंने बहुत गहरी बात बोली है। पंजाब को दिल्ली से नहीं चलाना चाहिए, पंजाब को पंजाब से चलाना चाहिए। और मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर से कहना चाहता हूं, मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर से कहना चाहता हूं, भगवंत मान जी से कहना चाहता हूं, आप पंजाब के चीफ मिनिस्टर हो, पंजाब को पंजाब से चलाना चाहिए। दिल्ली के दबाव में, केजरीवाल जी के दबाव में भगवंत मान को नहीं आना चाहिए। यह पंजाब का इतिहास है, पंजाब की हिस्ट्री है और पंजाब की इज्जत की बात है। आपको इंडिपेंडेंटली यहां पे काम करना चाहिए। आपके किसानों, मजदूरों की बात, दिल की बात सुनकर पंजाब के चीफ मिनिस्टर का काम करना चाहिए। किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं बनना चाहिए। धन्यवाद। तो सुन रहे थे आप, राहुल गांधी कह रहे थे उधर कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी, आपको पंजाब को पंजाब से ही चलाइए, आप दिल्ली के दबाव में मत आइए, यानी केजरीवाल जी का रिमोट कंट्रोल आप मत बनिए, रिमोट कंट्रोल से आप सरकार मत चलाइए। लेकिन इधर केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमारी औकात क्या है, हमसे तो एलजी मिलने के लिए मना कर देते हैं। तो देखिए, सड़कों पे एक तरफ राहुल गांधी पिछले 4.5 महीने से सड़क पे हैं और आज इधर केजरीवाल सड़क पे दिखाई दिए। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जा सकते थे खुद ब खुद, लेकिन दिल्ली में रोड शो। सुबह 2-3 कॉल भी आए मेरे पास और पूछ रहे थे लोग कि आखिर ये दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो क्यों कर रहे हैं। कौतूहल, एक इच्छा जानने की लोगों में है कि दिल्ली में रोड शो करने का क्या मतलब है। क्या इसलिए कि आज प्रियंका गांधी उसी समय कर्नाटक में थी और मेगा शो कर रही थी। ये आप तस्वीर देखिए, महिलाओं को संबोधित कर रही थी कर्नाटक में और प्रियंका गांधी बाजी ना मार जाएं इसलिए इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, या कुछ और था, या केजरीवाल सड़क पे थे इसलिए, या आज आखिरी दिन इस भारत जोड़ो यात्रा का पंजाब में राहुल गांधी का था इसलिए। तो बहुत सारे सवाल तो आते हैं दोस्तों, उन सवालों का जवाब तो ढूंढने की कोशिश हम करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि या ये बात है कि इस भारत जोड़ो यात्रा ने सरकारों को, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, सबको सड़क पे ला दिया है, रोड पे ला दिया है। क्या 2024 की लड़ाई जो है वो रोड पे आ गई है? एक बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ आते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपका भी स्वागत है। और स्वागत हमारे दोनों साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप पांचों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, नया दिन नए सप्ताह का और
बहुत सारी सियासी गतिविधियां सुबह से चल रही हैं और कल एक सियासी गतिविधियों में एक इजाफा और ये था कि कल 15 तारीख को मायावती जी का जन्मदिन था और उन्होंने 67वां जन्मदिन मायावती जी मनाई और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि आने वाले जितने चुनाव हैं, चाहे लोकसभा के चुनाव या 9 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, उसमें किसी भी पार्टी के साथ, किसी भी दल के साथ हमारी पार्टी समझौता या गठबंधन नहीं करने जा रही है। तो ये एक सूचना आप लोगों के बीच, क्योंकि गठबंधन की राजनीति इस देश में बहुत हावी है और ऐसे में मायावती का अपने आप को अलग करना, क्या ये सिर्फ एक पैगाम है और चुनाव के समय हम कुछ और देखेंगे या कुछ और है? ये तमाम बातें हैं जो आप तक हम सिर्फ इंफॉर्मेशन के जरिए, इंफॉर्मेशन के रूप में आपके सामने रख रहे हैं, सूचनार्थ कहा जा सकता है हिंदी में कि रख रहे हैं। लेकिन यहां आज जो कुछ हुआ है उसमें प्रियंका गांधी कर्नाटक में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर दिल्ली में रोड शो करते हुए जा रहे हैं, पहुंचे अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, उधर राहुल गांधी पंजाब में और केजरीवाल जी भी रोड शो करते हुए पहुंचे केजरीवाल एलजी से मिलने के लिए, जो नहीं मिल पाए। लेकिन उधर जब भाषण दे रहे थे राहुल गांधी तो एक तरफ भगवंत मान को उन्होंने कहा कि रिमोट कंट्रोल से सरकार को मत चलाइए, तो दूसरी तरफ उन्होंने जो बातें, मुद्दों की बातें रखी हैं वो भी जरा सुन लेते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। एक छोटी सी क्लिप और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा। प्रेस के हमारे मित्र हैं, मगर जो मित्र करते हैं वो करते नहीं। 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आपको टीवी पे मिलेगा। कभी आपने सुना मीडिया में, कभी आपने बेरोजगार शब्द सुना है? कभी सुना आपने कि देश में बेरोजगारी है? मीडिया ने कभी महंगाई की बात करी है? कभी नहीं। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। पार्लियामेंट में हम मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं, माइक ऑफ कर देते, कहते पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते, अग्निवीर योजना पे नहीं बोल सकते, चाइना हिंदुस्तान के अंदर आ गया उसके बारे में नहीं बोल सकते, जीएसटी के बारे में नहीं बोल सकते, नोटबंदी के बारे में नहीं बोल सकते। इसलिए हमें रास्ता सड़क का अपनाना पड़ा। इसलिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर चले और बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिला, बहुत सीखने को मिला। मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी भी यात्री से पूछो, जो हमने पिछले 3-4 महीनों में सीखा, जिंदगी भर में नहीं सीखा था पहले। जो आपने हमें समझाया, हिंदुस्तान के किसान ने, मजदूर ने, युवाओं ने जो हमें सिखाया, 3 महीने में, 4 महीने में जो आपने सिखाया, पहले हमने नहीं, सालों में नहीं सीखा। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है, इससे चोट किसको लगती है? किसान को लगती है, मजदूर को लगती है। बेरोजगारी की चोट हिंदुस्तान के अरबपतियों को नहीं लगती, उनके बच्चों को नहीं लगती, हिंदुस्तान के आम नागरिक के बच्चों को लगती है। इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और नफरत के खिलाफ। मैं भाषण में कहता हूं, फिर से दोहराऊंगा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हम। तो सारे मुद्दे इन्होंने, राहुल गांधी ने अपने इस छोटे से भाषण में, भाषण हालांकि और भी है इसमें, उसका एक छोटा सा अंश आपके सामने, और उसमें उन्होंने सारे मुद्दों को रखा है। और साथ साथ आज एक खबर और आई थी। खबरों को धीरे धीरे आप लोगों के बीच पेश करता रहता हूं ताकि न सिर्फ एक ही मुद्दा आप लोगों के बीच रहे, कई दूसरी बातें भी आप इस समय का सदुपयोग करते हुए सुने और समझें। 1% लोग जो हैं भारत में, वो 40% लोगों की संपत्ति के बराबर के हकदार हो गए हैं। यानी इतनी संपत्ति उन लोगों के पास आ गई है कि देश के 40% लोगों की जितनी संपत्ति होगी, उतनी संपत्ति 1% लोगों के पास है। ऑक्सफैम इंडिया की ये रिपोर्ट है।
आप लोग पढ़ सकते हैं, या हमारे यहाँ भी वीडियो बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। तो हम लोग चर्चा करते ही हैं 2+2 की बात राहुल गांधी करते ही हैं कि 2 व्यापारियों और 2 उद्योगपतियों और 2 पॉलिटिशियंस की सरकार चल रही है। खैर, ये तमाम बातें राहुल गांधी रखते भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और सीधा रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रोफेसर साहब, आपसे समझना चाहता हूं कि अब रोड पे हम देख रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, दिल्ली में कोई चुनाव नहीं है। क्या राहुल गांधी ने 4.5 महीने में इतना कुछ कर दिया कि अब विपक्षी दलों को, यानी कांग्रेस के विपक्षी दलों को, अब सड़क पे उतरने के लिए राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया है, ये माना जाए? राजीव जी, अभी मैं पूरी तरीके से नहीं मानता हूं इस बात। अभी जो होने वाला है उसको आप देखिएगा। आज वो सड़क पर है, लेकिन वो गाड़ी से है। राहुल गांधी गाड़ी से नीचे उतार देंगे, ये भी आप देखते जाइए। और असली तो तभी मजा आएगा ना। राहुल गांधी ने सीधी चुनौती दी है अपनी पैदल यात्रा के जरिए 56 इंची को। अगर 56 इंची आपकी ताकत है तो फिर आइए ना सड़क पर और नापते हैं इस देश के सड़क को, समझते हैं लोगों को, जानते हैं लोगों की दुश्वारियों को, समझते हैं लोगों की बेबसी को। और उस बेबसी को समझते हुए राहुल गांधी अपनी चिट्ठी के जरिए, जो शायद 2 दिन पहले ही उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, वो लोगों से बात कर रहे हैं जो दूर, जहां तक वो नहीं पहुंचे। तो ये मेगा शो है जहां हजारों लाखों रुपए का फूल बरसाया जा रहा है। तो ये जो तुलसीदास की चौपाई है ना, रावण रथी विरथ रघुवीरा, वही युद्ध अभी सामने होगा 2024 तक आते आते। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जिस तरह से लोगों के भरोसे को जीत रहे हैं। एक दौर था, अगर पिछले आप साल को देखें तो राहुल गांधी की इमेज को जिस तरह से नेस्तनाबूद किया गया, उससे लोगों को भरोसा नहीं होता था कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं है। उन्होंने कोरोना के पहले चेताया, तब कहा गया कि राहुल गांधी लोगों में अफवाह फैला रहे हैं। जब उन्होंने नोटबंदी को लेकर के बात की, जीएसटी को लेकर के बात की, तो भी उनको उनका मजाक उड़ाया गया। लेकिन आज राहुल गांधी जो भी बात कह रहे हैं, और ये बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो यहां बैठ करके नहीं, बल्कि जो लोग बात कर रहे हैं, जो गांव के लोग बात कर रहे हैं, जो नौजवान लोग बात कर रहे हैं, कि राहुल गांधी आज लोगों का भरोसा बनने लगे। लोग उनको बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। और आज उन्होंने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर हमला किया, और नरेंद्र मोदी को तो लगातार वो घेर ही रहे हैं, केजरीवाल को और पंजाब के वहां की सियासत को, वहां के इतिहास को बताते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, पंजाब दिल्ली से नहीं चलेगा। ये जो देश है और यहाँ के हर प्रांत का, हर राज्य का अपना इतिहास है, उसकी अपनी स्वायत्तता है। तो सीधे केजरीवाल पर हमला किया। और उसी पंजाब में वो तमाम उन दलितों के साथ, सफाई कर्मियों के साथ भी मिले जिनके हाथ में झाड़ू था। तो वो झाड़ू सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो सफाई कर्मी है, बल्कि अरविंद केजरीवाल की झाड़ू का भी वो एक तरह से प्रतिकार था, जो राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी दिखा रही थी कि असल में अगर झाड़ू का सम्मान करना है, इन लोगों का सम्मान करना है, तो इनके हाथ में अब झाड़ू नहीं होनी चाहिए। इनकी बेचारगी, इनकी बेबसी ये है कि वो झाड़ू हाथ में थामे इस देश के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। और जो दलित है, जो सफाई कर्मी है, जो पिछले सदियों से जो इसी काम को करता आ रहा है बेबस होकर के, उसको कैसे झाड़ू की जगह उसे कलम पकड़ाई जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने उसके हाथ में जो झाड़ू पकड़ाई है, वो उसको उसी स्थिति में लाने के लिए, उसी यथा स्थिति में रखने के लिए। लेकिन राहुल गांधी का जो मैसेज मैं देख रहा हूं वो है कि उस झाड़ू की जगह कलम कैसे पकड़ी जाएगी, और वो भी कैसे फिर इस देश की मुख्य धारा में शामिल होगा। ये एक संदेश वो पंजाब के दलितों के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो कर्नाटक में प्रियंका गांधी का दृश्य देखा, तो नरेंद्र मोदी, वो आपने ठीक बिल्कुल संकेत किया कि शायद राहुल गांधी के कहीं चर्चा ना हो जाए मीडिया में,
या कर्नाटक की चर्चा कहीं मीडिया में ना हो जाए, इसलिए प्रधानमंत्री जी मेगा शो कर रहे हैं। और अब कोई लड़का दौड़ करके आ जाता है, माला भी वो दे जाता है, और हम लोग जानते हैं कि किस तरह की सुरक्षा है, और उस सुरक्षा में कोई सेंध मार जाए, ये कैसे हो गया? तो दरअसल या तो वो बेबसी है कि राहुल गांधी तो 1-to-1 जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, हजारों लाखों लोग कतारबद्ध होकर के राहुल गांधी को देखने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए सामने आ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी भी कोई कम थोड़ी है, उनके साथ भी तो लोग आ रहे हैं। वो लोग उनको देखने के लिए, उनको माला पहनाने के लिए इतना लालायित होकर के पहुंच रहे हैं। तो वो एक ही दृश्य के जरिए, अब आप जानते ही हैं कि वही एक दृश्य पूरे दिन चला होगा गोदी मीडिया में। मैं तो देखता नहीं हूं उस चैनल को, उस टेलीविजन को, लेकिन ये चला होगा, इस नाम से भी चला होगा कि साहब देखिए सुरक्षा में सेंध लगाई गई है। दूसरा कि नरेंद्र मोदी जी से लोग कितना बेकरार है मिलने के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का नौजवान जान गया है कि आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था और हमको झुंझुना पकड़ा दिया है आपने। और जो महंगाई कम करने की बात की थी, आप याद कीजिए उन तमाम अच्छे दिन के वादों को, वो वादे कहां चले गए? आप तो 8 करोड़ की गाड़ी में खड़े होकर के हाथ हिलाते हुए चल रहे हैं, लेकिन इस देश का जो तमाम नौजवान है, जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, वो तो रोड पे आ गया है, और अब उसके लिए ये सब सपना हो गया है। तो वो विश्वास राहुल गांधी अब फिर से बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस देश के लोग भी धीरे धीरे राहुल गांधी की तरफ देखने की शुरुआत कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये दूरी और बढ़ेगी और अगली यात्रा पर राहुल गांधी निकलेंगे, इस देश की आवाम की तमाम भावनाएं राहुल गांधी के साथ जुड़ती चली जाएंगी। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, ये समझने की कोशिश, क्योंकि ये सवाल कई लोग पूछ रहे हैं। प्रेम कुमार जी के पास आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, आपको क्या लगता है आखिर क्या कारण, प्रेम कुमार जी अगर सुन पा रहे हो आप, आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण। आप भी अभी सड़क पे हैं, कार में हैं अभी आप, और उधर प्रधानमंत्री भी कार में हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे थे शाम 4 बजे, और वहां अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में गए, जहां जेपी नड्डा ने कहा है कि इस साल 9 राज्यों में चुनाव हैं, और उसके अलावा लोकसभा का चुनाव अगले साल है, और सारे चुनाव लड़ना और जीतना है। ये उनका अपने कार्यकर्ताओं और अपने जो उनके जो कार्यकारिणी के जो लोग हैं उनसे उन्होंने इस बात को दोहराया। खैर, ये तो पार्टियां कहेंगी ही, लेकिन क्या कारण, क्या मजबूरी कि प्रधानमंत्री को आज दिल्ली में रोड शो करना पड़ा? प्रेम कुमार जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन इसी सवाल के साथ आता हूं डॉक्टर जी, प्रेम कुमार जी शायद डिस्कनेक्ट हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, क्या कारण हो सकता है? इतने रोड शो आपने देखे, इंदौर में रोड शो देखा आपने, और अभी तो इंदौर में आपने अप्रवासी भारतीयों का सम्मेलन भी देखा। क्या कुछ आपको लगता है कि आखिर क्या कारण है कि हार्ट ऑफ द सिटी यानी कि सेंट्रल दिल्ली में प्रधानमंत्री को कुछ किलोमीटर का रोड शो करना पड़ा? प्रधानमंत्री बहुत ही दिलचस्प आदमी है। जहां उन्हें खुद जाना, वहां वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर लेते हैं। जहां नहीं जाना चाहिए वहां वे पहुंच जाते हैं। साधारण तरीके से वहां रोड शो करके जाते हैं। हो सकता है वो गांधी वाड्रा से डर गए हों, या राहुल गांधी की शाम की वार्ता या नुक्कड़ सभा के, शाम को नुक्कड़ सभा है राहुल गांधी की, तो कुछ न कुछ ऐसा करूं, इवेंट कुछ करूं कि मेरी चर्चा हो। हालांकि वे देश के राष्ट्रीय मीडिया इवेंट मैनेजर हैं, इसमें बड़ी कोई बात है नहीं। जितने इवेंट वो करते हैं और जिस खूबी से करते हैं उसका जवाब नहीं। और खास बात है कि उन्होंने पूरे देश में अपनी पार्टी के नेताओं को, अपने राज्यों के भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस बात की ट्रेनिंग दे दी है कि जब भी मौका मिले इवेंट करते रहिए, इवेंट करते रहिए, इवेंट करते रहिए। इवेंट करने से ही उन्हें लगता है कि देश चलता है। तो अब ये बात हो रही कि दक्षिण भारत के राज्यों में उनकी बीजेपी की सरकारें नहीं है, कर्नाटक में है लेकिन वो लोकप्रिय नहीं है। तो इवेंट कर करके आप लोकप्रिय कितने होंगे के लोगों को, कितने लोगों के पास
प्रकाश जी की आवाज भी डिस्कनेक्ट हो रही है। जरा देखिए, मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि जरा दोनों प्रेम कुमार जी शायद जुड़े हुए हैं ठीक से। प्रेम कुमार जी, आप हमारी बात सुन पाए होंगे, सवाल सुन पाए होंगे। आपसे समझना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज क्या जरूरत पड़ी, क्या उधर ठंड में भी इतनी चिलचिलाती। आज आपको पता ही होगा कि दिल्ली में तापमान 1.4 डिग्री तक चला गया था, और उधर दिल्ली के आसपास ग्रेटर नोएडा में तो कारें जो रखी हुई थी बाहर जो खड़ी थी उसकी छतों पे बर्फ तक जम गई, यानी कि तापमान इतना कम। और ऐसे में पंजाब की तरफ बढ़िए तो और भी कम तापमान, और उसमें टी शर्ट पहनकर राहुल गांधी सड़कों पे चल रहे हैं सुबह 7 बजे से, और इधर प्रधानमंत्री शाम को कार में 8 करोड़ की गाड़ी में कुछ किलोमीटर। जरूरत क्यों पड़ी, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी ने सरकारों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केजरीवाल जी भी आज रोड पे थे, सरकारों को सड़क पे ला दिया है, यह समझने की कोशिश हम कर रहे हैं थोड़ा। प्रेम कुमार जी। राजेश जी, देखिए आज का जो रोड शो था नरेंद्र मोदी जी का, वो पहले से नहीं था तय। ये अभी आने वाला जो कल है उनका भाषण भी तय है और सब कुछ तय है, लेकिन आज किया गया तो निश्चित रूप से जो घटनाएं दो महत्वपूर्ण दिख रही है, प्रियंका गांधी जी का दक्षिण में जाना, कर्नाटक में जाना, राहुल गांधी की रोड शो, और इसके बीच में आपने अरविंद केजरीवाल जी का भी बताया। लेकिन मूल कारण जो है कांग्रेस के बरस हम ज्यादा देखते हैं, जिस वजह से इसको प्रायोजित करना पड़ा, ताकि मीडिया का जो फोकस है वो बच जाए, राहुल और प्रियंका पर न रहे बल्कि नरेंद्र मोदी पर रहे, भारतीय जनता पार्टी पर रहे। ये एक रणनीति उनकी रहती है, इसके तहत हुआ है। पर अब ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। ये बैठक पहले भी पिछले साल भी हुई थी, और पिछले साल की बैठक में ये बैठक के बाद सरकार ने घोषणा की थी कि 10 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। आज उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। और इससे पहले मैं पलट रहा था, देख रहा था, 2017 में एक बैठक हुई थी जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई थी कि गरीबी हटाने का संकल्प लिया गया था, भ्रष्टाचार खत्म करने का संकल्प लिया गया था, यहाँ तक कि सांप्रदायिकता को खत्म करने का भी संकल्प लिया गया था, जो बीजेपी से एक्सपेक्टेड नहीं होता है। ऐसे कई 5-6 पॉइंट्स डिसीजन लिए गए थे। लेकिन फिर कल जब घोषणा होगी तो कल भी कुछ बड़े, और प्रश्न ये है कि पिछले जो ऐलान हुए थे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के ऐलानों की समीक्षा करने वाला, उसका क्या हुआ उसे बताने वाला कोई नहीं है, तो ये फिर दोहराया जाएगा। मगर क्या है कि अब चूंकि ये वर्ष 9 प्रदेशों में चुनाव होने का है, और इन 9 प्रदेशों में क्या परिणाम होंगे उसका असर जो है 2024 के आम चुनाव में पड़ेगा। तो इसके लिए कमर कस करके, मैं ये नहीं कहने जा रहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कभी किसी चुनाव में गंभीर नहीं दिखती, हर पार्टी में हर चुनाव में वो गंभीर दिखती है। वैसे ये है कि विपक्ष की ओर ये कहा जाता है कि उतनी दमदारी के साथ में वो चुनाव नहीं लड़ पाते, लेकिन ये जो 2023 है इसकी पृष्ठभूमि राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए जो बांधी है, इससे चुनावियों को एक नया आयाम मिला है। सिर्फ कांग्रेस को नहीं, दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने भी अभी से अपने जो क्या कार्यक्रम है, जो उनकी रणनीति है, उसको अंजाम देना शुरू कर दिया है। अब दूसरी राजनीतिक पार्टियों में भी अब देखिए देश 2 ध्रुवीय राजनीति की ओर है। एक कुछ क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे, और कुछ जो बात है, कुछ या ज्यादातर कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे। ये स्थिति बन रही है। मायावती जी की जो घोषणा हुई है एक दिन पहले, उसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। मायावती जी का अकेले चुनाव लड़ना या आम आदमी पार्टी का भी चुन करके उन प्रदेशों में लड़ना जहां कांग्रेस है, ये सब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को मदद करने के लिए होने वाली है, ऐसा है। तो ये एक लामबंदी है, एक करवट बदल रही है। तो ये क्यों हो रहा है, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए पिछले चुनाव में 2019 में
भारतीय जनता पार्टी के पास जो एलाइज थे वो आज एलाइज नहीं है उनके साथ। उनके साथ शिरोमणि अकाली दल नहीं है, उनके साथ शिवसेना उस रूप में नहीं है, उनके साथ लोक जनशक्ति पार्टी टूटी हुई है उस रूप में है, या फिर जेडीयू उनके साथ नहीं है। इस तरीके से छोटे मोटे दल का तो कहना ही क्या, जो बीजेपी गठबंधन से दूर हो चुकी है। तो इस चुनाव में कैसे वो मीट करेगी, कांग्रेस का सामना कैसे करेगी, उस कांग्रेस का जिसको राहुल गांधी ने एक नया जीवन दिया है और कांग्रेस फिर से खड़ी होती दिख रही है, हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आई है। एक तो ये बात है कि बीते कुछ चुनावों को हम देखें तो कांग्रेस का प्रदर्शन जो है सुधरा है। इसके अलावा जो राहुल गांधी की यात्रा से पहले लोग, उदाहरण यह था कि लोग कांग्रेस छोड़ रहे थे, राहुल गांधी की यात्रा के बाद स्थिति ये है कि लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। कश्मीर में कल को बहुत सारे गुलाम नबी आजाद के पार्टी के नेता ज्वाइन करने वाले हैं, इससे पहले कर चुके थे बहुत सारे। उसके बाद कर्नाटक में एकदम रोज खबरें आ रही हैं, कोई पूर्व विधायक, कोई पूर्व मंत्री कांग्रेस से जुड़ रहा है, त्रिपुरा में कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। तो ये बातें सुनने को नहीं मिलती थी लंबे समय से, लेकिन ये बदलाव दिखा है। इसका मतलब है कि समांतर जुबान मिली है, समांतर बीजेपी के समांतर सियासत को जुबान मिली है, इसी वजह से ऐसा हो पा रहा है। लेकिन अब भी ये नहीं कहा जा सकता कि बराबरी का मुकाबला वाली स्थिति में आ गया है विपक्ष। अभी सफर तय करना बाकी है, मगर बीजेपी में पैदा हो गई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं प्रेम कुमार जी, आता हूं आपके पास। और बात यही है कि राहुल गांधी पिछले 4.5 महीने से जो चल रहे हैं, सड़कों पे हैं और अब अपने गंतव्य तक, मुकाम तक पहुंचने वाले हैं, यानी श्रीनगर पहुंचने में अभी लगभग 400 किलोमीटर की दूरी है। और ऐसे में अगर दूसरे दल जो हैं उनकी सुगबुगाहट तेज हो गई है तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी ने कुछ ना कुछ तो कमाल कर दिया है। और वो कमाल ये है कि अब कांग्रेस की तरफ लोग देखने लगे हैं, पुराने साथी जुड़ने की चाहत में आ गए हैं। कपिल सिब्बल भी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने तारीफ की थी, आप याद कीजिए। दूसरे दलों के लोग तारीफ कर रहे हैं। कई जो इनके बिछड़े हुए पुराने साथी जो छोड़ के चले गए थे वो वापस आना चाहते हैं, त्रिपुरा से लेकर के, और कई जगहों पे हम देख रहे हैं कि वापस आ गए हैं, आ रहे हैं। तो बहुत कुछ, यानी कि जमीन को उपजाऊ राहुल गांधी ने बना दिया है। अब उस पे फसल कैसी लगानी है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सोचना होगा, और आने वाले समय में हम ये सब भी देखेंगे। लेकिन एक बार आना चाहता हूं दीपक जी, आपके पास आना चाहता हूं। दीपक जी, क्या ये जो तमाम बातें हम रख रहे हैं, यहां कर रहे हैं, इन चीजों के मद्देनजर अगर देखा जाए तो क्या स्थिति प्रधानमंत्री को आज ये सवाल कौंध जाती? कई लोग पूछ रहे हैं, इसलिए आपके पास भी इन्हीं सवालों के साथ आ रहा हूं। उधर प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत होता है कर्नाटक में, बेंगलुरु में, और उधर राहुल गांधी का स्वागत तो हो ही रहा है। पैदल चल रहे हैं लोग, स्वतःस्फूर्त आ रहे हैं, इस ठंड में आ रहे हैं उनसे मिलने और अपनी बातें शेयर करने के लिए। और इधर प्रधानमंत्री जी सड़क पे आ जाते हैं। और तमाम हमारे तीनों साथियों की बातें आपने सुन ली। आपसे भी समझना चाहूंगा कि क्या राहुल गांधी ने अब कांग्रेस के अंदर जो जान फूंकी है उससे अब एक घबराहट दिखाई दे रही है, ये माना जाए, या ये माना जाए कि 2024 की जो लड़ाई है वो अभी से उसकी शुरुआत हम देख रहे हैं, और वो शुरुआत जो है वो सड़कों पे ही हो गई है। यानी कि राहुल सड़क पे हैं और दूसरे लोग भी अब सड़कों पे ही आएंगे, यानी कि अब लड़ाई रोड पे ही होगी, ये माना जाए। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी जो पार्टी है वो बड़ी सतर्क पार्टी है। वो थोड़ी सी भी जो आहट होती है, थोड़ी सी भी जो उन्हें डेंट करने वाली जो संभावनाएं नजर आती है कहीं भी, उसको लेकर वो तुरंत सचेत हो जाती है और कोई ना कोई काम शुरू कर देते हैं। पिछले कुछ समय से आप देखिए कि एक तरफ तो राहुल गांधी जो है वो लगातार उभर रहे हैं, सशक्त हो रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं और अपने साथ एक पूरा का पूरा जनसैलाब लेके चल रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी जी की जो छवि है वो लगातार गिर रही है। बीच में ये जरूर है कि G20 के अध्यक्ष बन गए तो उसको बहुत बड़ा उन्होंने प्रचार करने की कोशिश की, लेकिन वो कोई ऐसा, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मामला है तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा वो सामने
लोगों को बहुत हजम नहीं हुआ। हाँ, कुछ लोग हैं जो उनकी हर बात से खुश हो जाते हैं, वो एक अलग वर्ग है, उसकी हम लोग बात नहीं कर सकते। लेकिन एक अब दो घटनाएं हैं। एक तो जो है जोशीमठ वाली घटना है। आपको पता है कि अभी शायद मैं नहीं जानता कि बात सही है या ये वायरल ही की गई है कि शायद जोशीमठ के बारे में जो खबरें हैं उसको प्रसारित करने से शायद रोक लगा दी गई है कि उसके बारे में कोई खबरें जो है जोशीमठ की न दिखाई जाए या न चलाई जाए। दूसरा, जो गंगा विलास के नाम से बहुत बड़ा क्रूज निकाला गया था, वो कहते हैं कि वो छपरा में जाके फंस गया है। ये जो कुछ चीजें जो हो रही है उसके कारण लगातार इमेज जो है वो होती जा रही, गिरती जा रही है। ऐसे बहुत छोटी छोटी और कई घटना है जो हम सब उसके बारे में जानते हैं। अब जो मोदी लड़ रहे हैं वो अपनी छवि को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए आज उन्होंने कड़कड़ाती ठंड में भी जो है वो राहुल गांधी का मुकाबला करने के लिए एक इवेंट आनंद आनंद में तैयार कर दिया। मैं जानता हूं कि उनकी पार्टी में बहुत सारे ऐसा पूरा का पूरा शायद विंग ही होगा जो बहुत कम समय की सूचना पर कोई बड़ा से बड़ा इवेंट कर सकता है। हालांकि मैं चाहता था कि वो राहुल गांधी का वाकई मुकाबला कर रहे हैं तो वैसे ही कोई टी शर्ट वगैरह पहन के या कोई पतला सा कपड़ा पहन के, भाई वो तो राहुल गांधी से बड़े नेता हैं, उनको उनसे भी कोई पतली टी शर्ट पहनकर आज निकलना चाहिए था ताकि जिससे लोगों के ऊपर अच्छा खासा प्रभाव पड़ता। लेकिन वो पूरे गर्म कपड़ों के लबादे के साथ निकले हैं। तो इस मामले में जरूर उन्होंने थोड़ा सा मुझे निराश किया है। मैं उम्मीद कर रहा था कि वो सही मायनों में मुकाबला करे कपड़ों के मामले में राहुल गांधी का। तो अब कुल जमा जो है वो एक लड़ाई जो है वो अपनी छवि, अब आप इस विजुअल को देखिए जो इस समय हमारे सामने चल रहा है। अगर जो भारत की राजनीति से वाकिफ नहीं होगा, यहाँ के घटनाक्रम से वाकिफ नहीं होगा, किसी दूसरे देश का होगा तो उसको लगेगा कि इस समय मोदी कोई बहुत बड़ा चुनाव जीत कर आ रहे हैं या शायद वो कोई अपना प्रधानमंत्री का पद संभालने जा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह का पूरा तामझाम किया गया है। जितने फूल बरसाए गए हैं या बरसाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि किसी गांव में एक छोटा मोटा स्कूल तो इतने पैसों में खुल ही सकता था। आप देखिए जिस तरीके से फूल बरसाए जा रहे हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। तो जो मोदी जी मितव्ययिता के बड़े हो रहे हैं, गरीबी में जिन्होंने दिन गुजारे हैं, उन्हें इन चीजों को रोकना चाहिए थे कि भाई ये सब खर्चा क्या है। लेकिन ये खर्चा जो है वो ऐसा मान के चलते हैं कि ये इवेंट जो है वही उनकी ताकत है। वो इस देश की जनता के नब्ज को पकड़ लिया है उन्होंने कि वो इवेंट से बड़ी प्रभावित हो रही है। लेकिन वो नहीं जानते, वो एक सपनों की दुनिया में भी रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि हमारे देश में इस तामझाम आडंबर इसके खिलाफ जो सादगी है उसको भी हमेशा से प्रशंसा मिली है। राहुल गांधी देखिए अभी तक लगातार वो उसी इसमें चल रहे हैं और लोग अब उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि कब वो गर्म कपड़े पहनेंगे और हर सुबह राहुल जो है उसको सबको निराश भी कर रहे हैं। तो अब जो मोदी है, मुझे ऐसा लगता है कि वो निश्चित रूप से छवि की लड़ाई लड़ रहे हैं जनता के सामने दिखाने में। कल परसों जो मुझे लगता है कि जो दो तीन चीजें जो डिस्कस होंगी कार्यकारिणी में, उसमें बाकी चीजें तो ये होंगी, मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, तो उसमें बताया जाएगा कि मोदी के नेतृत्व में किस प्रकार से भारत ने बहुत तरक्की की है, किस तरीके से जनता जो है खुशहाल हो गई है, किस तरह जो है हमारी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बंद कमरों में या पर्दे के पीछे कुछ दो तीन विषयों पर जरूर चर्चा की जाएगी। एक तो वो है कि राहुल गांधी की यात्रा को कैसे काउंटर किया जाए, इसका जो असर है उसको किस तरीके से कम किया जाए, न्यूनतम किया जाए, खत्म किया जाए। इसके लिए भी निश्चित रूप से कुछ न कुछ आपसी बातचीत होगी जो शायद हम तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि अब पुराना समय गया कि जब स्कूप निकाल लाते थे पत्रकार या कोई बड़े पत्रकार होते थे वो अंदर की मीटिंग की खबरें ले आते थे, तो ऐसा कुछ होना नहीं है। जो सबसे बड़ा जो मीडिया का जो जिसे हम गोदी मीडिया कहने लगे हैं, उसको तो वही खबरें बताई जाएंगी कि किस तरीके से बहुत शानदार तरीके से कार्यकारिणी की बैठक हुई, बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है। और दूसरा जो है जिसकी ओर आपने इशारा किया कि जो असमानता बढ़ रही है, आर्थिक असमानता, ये वाकई बड़ी चिंता की बात है। अब देखना यह है कि इन सब चीजों को जो मुद्दे हमारे सामने नहीं लाए जाएंगे वो निश्चित रूप से किए जाएंगे। और 2024 की जो लड़ाई है, आप जो कह रहे हैं कि सड़क पर तो आ ही गई है, अब इसको बहुत सीरियसली, बहुत गंभीरता पूर्वक किया जाएगा, बंद कमरों में इसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा जो हम तक शायद ही पहुंचे। प्रियंका गांधी की जो वहां पर कर्नाटक में जो आज का जो यात्रा निकली है वो भी इनकी चिंता बढ़ाने वाली साबित होने वाली है। और जहां तक बाकी जो है, एलजी ने तो खुद ही इनके जो अपने केजरीवाल को कह दिया है कि वो कुछ नहीं, वो नाटक कर रहे हैं, ये एलजी ने कह दिया है।
तो ये बातें हैं सामने आ रही है। अब केजरीवाल का ये सब जो रोड शो है बहुत काम नहीं आने वाला है, यहां तक कि अब जो है अपनी छवि को बचा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। देखना यह है कि कल की कार्यकारिणी उन्हें उनकी छवि बचाने के लिए कितनी मदद करती है, क्या उनका आगे जाके रणनीति बनती है, ये आने वाले 2-3 दिनों में तय होगा। लेकिन ये बात सही है कि आप कह रहे सड़क पर, मुझे लगता है कि सड़क के अलावा पार्टी के अंदर भी 2024 को लेकर अब बहुत गंभीरता से मामला विचार शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जान गए हैं कि गुजरात जैसा चुनाव जीत जाना आसान है, लेकिन 2024 की लड़ाई को राहुल गांधी ने कठिन बना दिया है। राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 2-3 बातें जो हैं पिछले 5 महीने से, लगभग 5 महीना आप कह सकते हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा की 7 सितंबर से शुरुआत होती है। लगातार ये यात्रा धीरे 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 परवान चढ़ता हुआ जाता है और हम देख रहे हैं कि इस यात्रा के जरिए धीरे धीरे राहुल गांधी की एक जो ओरिजिनल छवि है वो सामने आती है। लेकिन अब साथ साथ चूंकि इस यात्रा के अब लगभग 120 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सड़क पे आना, पहले भी रोड शो कर चुके हैं और जब गुजरात में चुनाव था उस समय उन्होंने रोड शो किया, चाहे हिमाचल प्रदेश में रोड शो कर रहे थे प्रधानमंत्री, चाहे अभी कर्नाटक में रोड शो करने गए थे, जिसमें एक बच्चा जो है, एक लड़का आ गया और उनको उनसे मिला और जो भी उनको दिया उन्होंने ले लिया। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा घेरे को तोड़ करके अगर कोई आ जाए तो ये छोटी मोटी घटना नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा घेरे को तोड़ करके अगर उसमें से एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दिया जाता है, एक नहीं 3-3 बार, तो ये छोटी मोटी घटना नहीं हो सकती है। तो ये तमाम घटनाएं हम लोग देख रहे हैं, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं और इसलिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों इस कार्यक्रम के जरिए कि क्या अब आने वाले समय में सियासी लड़ाई जो है, जो अब तक महलों में मीडिया के जरिए, गोदी मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जैसे भी जो लड़ाई होती थी आपस की सियासी दलों की, वो लड़ाई की अब सचमुच सड़क पे आ गई है। और क्या राहुल गांधी ने नेताओं को रोड पे आने के लिए मजबूर कर दिया है? आज जिस प्रकार प्रियंका गांधी भी लोगों से मिल रही थी, महिलाओं से मिल रही थी, एक आत्मविश्वास झलक रहा था। यह आत्मविश्वास, माफी चाहूंगा जो लोग कांग्रेस के कट्टर समर्थक हैं उनको शायद ठीक ना लगे, लेकिन प्रियंका गांधी में यह आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं था जो आत्मविश्वास आज कर्नाटक में दिखाई दे रहा है। तो जो आत्मविश्वास उस भारत जोड़ो यात्रा में सड़कों पे दौड़ करके प्रियंका गांधी को मिला है, वो आत्मविश्वास अब क्या डरा रहा है मोदी जी को, डरा रहा है केजरीवाल जी को, डरा रहा है मायावती जी को, डरा रहा है असदुद्दीन ओवैसी को? यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी की चाटुकारिता नहीं करते। अशोक सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको लग रहा है कि हम लोग कुछ भोंपू बन गए हैं। बात भोंपू की नहीं है दोस्त, बात यह है कि जो खबर है वो तो दिखाएंगे ही, जो खबर है वही तो बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी कर्नाटक में है, राहुल गांधी पंजाब में है, मोदी जी दिल्ली में हैं, केजरीवाल जी दिल्ली में हैं, मायावती जी गठबंधन नहीं करेंगी, असदुद्दीन ओवैसी नकल कर रहे हैं, राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं, ये खबर। और 1% लोगों के पास, हिंदुस्तान के 1% लोगों के पास हिंदुस्तान की आबादी के 40% लोगों की संपत्ति अगर हो गई है पिछले 10 सालों में, और उसमें से भी पिछले 2 साल में ये संपत्ति अगर बढ़ गई है, तो क्या कहें, ये चाटुकारिता है, ये भोंपूपन है, ये क्या है? तो खैर ऐसी बातें होती रहेंगी और हमारा काम है कि हम तमाम खबरों को आप तक पहुंचाएं, रखें। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास और आपसे समझना चाहता हूं कि क्या अब हम सचमुच अगर सियासी लड़ाई देखेंगे तो सड़क पे देखेंगे, और सियासत में अगर टिके रहना है, जन नेता बन के रहना है, चुनाव जीत के आना है, तो आपको रोड पे आना होगा। और सच्चाई तो यही है, कांग्रेस के लिए भी लोग यही कहते थे कि आप रोड पे निकलिए। राहुल गांधी जब देखिए तब वो विदेश निकल जाते थे। लोग तो यही कहते थे कि वो टिकते ही नहीं है। राहुल गांधी के साथ चलने वाले कई लोग ये मानते थे शुरुआत में कि वो 10 दिन से ज्यादा नहीं रहेंगे, लेकिन अब देख रहे हैं कि अरे पिछले 120 दिन से ज्यादा समय और लगातार उन लोगों से ज्यादा समय वो दे रहे हैं। तो एक जो राहुल गांधी की छवि बनी हुई थी उसको भी उन्होंने तोड़ा है और एक नई सियासत को सामने रख दिया है। और जब नई लकीर खींच दी है तो उस लकीर को मिटाने के लिए प्रधानमंत्री रोड पे हैं, केजरीवाल जी रोड पे हैं, चर्चा तो होगी। किस रूप में आप देखते हैं? क्या अब हम रोड पे देखेंगे सबको? अमलेंदु जी। राजीव जी, अगर
प्रातः स्मरणीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रातः स्मरणीय आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के शब्दों में कहा जाए तो क्या दोनों अपनी औकात पे आ गए हैं? प्रधानमंत्री ने कहा था गुजरात में अपनी औकात बताई थी और आज केजरीवाल जी अपनी औकात बता रहे थे कि हमारी औकात तो कुछ भी नहीं है, हम तो छोटे लोग हैं, ये बता रहे थे। तो बहरहाल ये दो प्रातः स्मरणीय लोगों को तय करना है कि औकात बीच में कहां से आ जाती है। राजनीति में, राजनीति में औकात जनता तय करती है, राजनीति में किसी नेता की कोई औकात नहीं होती है। इस डेमोक्रेसी में अच्छे से अच्छे बड़े नेता को पल भर में जो है मिट्टी में मिलते देखा है और मिट्टी से उठ करके प्रधानमंत्री बनते देखा है। ये इसी देश की राजनीति में, डेमोक्रेसी में ही होता है। तो ये औकात जो वाली बातें हैं, ये चीजें गड़बड़ हैं। दूसरी बात राजीव जी ये है कि देखिए राहुल गांधी अब देश को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं और देश की राजनीति को ले जाना चाहते हैं, जो मजबूरी बना देना चाहते हैं। दरअसल देश की राजनीति तो यही होती थी, सड़कों पर ही होती थी और सड़कों से ही तय होता था कि जो है दिल्ली में कौन पहुंचेगा, सड़कें ही तय किया करती थी। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा राजीव जी कि पिछले 20 सालों के अंदर लगभग कहा जाए तो चुनाव सुधारों के नाम पे चुनाव आयोग ने जिस तरीके से चुनावों का रूप बदला है, उसने भी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि जनता के बीच की राजनीति खत्म होती चली जाए। बिल्कुल, क्योंकि वॉल राइटिंग्स बंद हो गई, पर्चे पोस्टर बंद हो गए, मतलब जो माउथ टू माउथ होता था एक प्रचार, उस पर लगातार अंकुश लगते चले गए। और धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी का युग आता गया तो उस टेक्नोलॉजी ने रेडीमेड नेता तैयार करना शुरू कर दिए। हम जिन दो महानुभावों की चर्चा कर रहे थे, अभी ये दोनों महानुभाव नेता जो हैं वो टेक्नोलॉजी के द्वारा रेडीमेड तैयार नेता हैं। इनका जमीन पे जो है कोई संघर्ष नहीं रहा है। कोई नहीं बता सकता कि किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है जमीन पे कोई संघर्ष करते हुए देखा हो, धरना प्रदर्शन करते हुए देखा हो। अरविंद केजरीवाल जी को जो अन्ना हजारे का आंदोलन जो था वो भी 5 स्टार आंदोलन था। तो उसके अलावा कोई सड़क पर कहीं लाठी खाते हुए, भिड़ते हुए, बैरिकेडिंग तोड़ के कूदते हुए, फांदते हुए, धारा 151 के ही मुकदमे लगते हुए प्रदर्शनों के दौरान किसी ने नहीं देखा होगा। तो ये जिस तरीके की राजनीति शुरू हुई, मुझे लगता है कि राहुल गांधी अब इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी जो है वो देश की जो पुरानी राजनीति थी उस पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और यह मजबूरी बन जाएगी कि टेक्नोलॉजी के जरिए नहीं बल्कि जनता के बीच से ही जो है वो नेता निकल करके आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, कि राहुल गांधी इस यात्रा से प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं ये अवश्य कह रहा हूं कि जो भी अब इस देश की राजनीति में टिकना चाहेगा उसको जनता के बीच तो रहना ही पड़ेगा और जनता की बातें सुननी पड़ेंगी। मनमौजी बातें जो है नेताओं की अब वो ज्यादा नहीं चलने पाएंगी। राहुल गांधी इस देश की राजनीति को इस मोड़ पर तो ले आए। इसीलिए जो है हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री दोनों जो है आज सड़कों पर दिखाई दिए। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि प्रियंका गांधी के भाव भंगिमा में वो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं था। हालांकि उनका कैंपेन जो था बहुत बढ़िया था, वो मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसने एक आंदोलन सा जो था वो पैदा किया था उत्तर प्रदेश की महिलाओं के अंदर और वो एक तरीके से नारा सा बन गया था, मतलब महिलाओं के बीच में काफी लोकप्रिय। लेकिन वो वोटों में तब्दील नहीं हुआ और प्रियंका गांधी भी जो थी मुझे लगता है उससे कुछ मायूस हुई। वो आत्मविश्वास जो रहा भी होगा, जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की थी वो टूटी। लेकिन आज जिस तरीके से उनका बोलने का ढंग था, मंच पर बैठने का जो तरीका था, लोगों से बातचीत का जरिया था और जिस तरीके से जनता से संवाद कर रही थी, वो साफ जाहिर कर रहा था कि आत्मविश्वास बड़ा है। और निश्चित तौर पर आत्मविश्वास जो है राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए ही पैदा हुआ है। और ये सिर्फ प्रियंका गांधी में विश्वास पैदा नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है उनके अंदर भी ये विश्वास एक तरीके से जागा है कि हाँ हमारा नेता जो है वो अब सड़क पे है और सड़क से अब देश की राजनीति तय होगी और सड़क से हम छोड़ने वाले नहीं है। मतलब मुख्य बात जो वो ये है कि राहुल गांधी अब सड़क पे हैं। राहुल गांधी को अब सड़क से हाशिए पर फेंकना जो है वो इस देश के बड़े नेताओं के बस का अब मुझे लगता है इतना आसान नहीं है। आप कितना भी 1000 करोड़ रुपया खर्च कर लीजिए, कितने भी आप टोल आर्मी लगा लीजिए, कितने भी आप जो है टेक्नोलॉजी लगा लीजिए, लेकिन राहुल गांधी को हाशिए पर नहीं धकेला जा सकता। मैं फिर कहूंगा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने या ना बने या बनने जा रहे नहीं बनने जा रहे हैं, मैं यह बिल्कुल दावा नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अब राहुल गांधी को आप हाशिए पे जो है देश की राजनीति में अब आप धकेल नहीं सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी अब जनता के बीच में है। तो जो जनता के बीच में नहीं है,
अब उनको सोचना है कि वो हाशिए पे ना जाने पाए और जनता के बीच में बने रहे और देश की राजनीति में प्रासंगिक बने रहे, तो इसके लिए उनको सड़क पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि सड़क जो है उसका कोई ना कोई मंजिल होती है राजीव जी। बिल्कुल, सड़क अंतहीन नहीं होती है, सड़क की कोई ना कोई मंजिल होती है। राहुल गांधी ने अपनी मंजिल तय की है। राहुल गांधी ने लक्ष्य तय किया है कि कन्याकुमारी से चल के हमको कश्मीर पहुंचना है, तो एक गंतव्य स्थान जो उन्होंने तय कर दिया है। तो जो लोग सड़क पे चलते हैं उनकी एक मंजिल होती है, उस मंजिल को पाने के लिए वो सड़क पर चला करते हैं। और जो हाशिए पे लोग होते हैं वो हवा हवाई बातें किया करते हैं, जो हवा हवाई से आते हैं उनकी मंजिलें नहीं हुआ करती। मंजिल सड़क से ही मिलती है, तो मंजिल जो है वो भी तय हो गई है और मंजिल नहीं बननी है ये भी तय हो गया है। तो इसलिए अब जिनको मंजिल पाना है और देश की राजनीति प्रासंगिक बने रहना है, राहुल गांधी ने तय कर दिया है कि उनको जनता के बीच रहना पड़ेगा। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और राहुल गांधी जिस साफगोई के साथ बात कर रहे हैं, जैसे आज पंजाब के मुख्यमंत्री पर सीधा हमला कर रहे थे। एक बार आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। पहली बार में आपकी आवाज थोड़ी कट रही थी, इसलिए रुक गए थे हम लोग। आप देखिए कि एक तरफ प्रधानमंत्री रोड पे हैं, दूसरी तरफ इधर राहुल गांधी पंजाब के मुख्यमंत्री को बता रहे हैं कि केजरीवाल के इशारे पे आप अपनी सरकार मत चलाइए। पंजाब सरकार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है पंजाब। और आप देखिए कि साफगोई और सीधा हमला अभी तक नहीं होता था। राजनीति में सीधे हमले हम लोगों ने बहुत कम देखे अभी तक में, क्योंकि अंदर खाने कहीं न कहीं दोस्ती यारी होती थी। पहली दफा हम देख रहे हैं कि अदानी अंबानी का नाम भी इसी मंच पे कई बार हम इस बात को दोहरा चुके हैं, लेकिन फिर भी आज दोहरा रहा हूं और सवाल के साथ आता हूं आपके पास प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कि हम अदानी अंबानी पे भी देख रहे हैं हमला करते हुए, राहुल गांधी को हमला करते हुए भगवंत मान पे भी हमने देखा, केजरीवाल पे भी हमला कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भी कर रहे हैं, बीजेपी पे भी कर रहे हैं, आरएसएस पे भी कर रहे हैं, खुल के हमला कर रहे हैं। सावरकर को लेकर के जिस प्रकार उन्होंने अपनी बातें रखी थी महाराष्ट्र में, ये सब भी हमने देखा। आदिवासी वनवासी को लेकर के जितनी बातें उन्होंने रखी, इन सबको देखा हमने। तो क्या माना जाए कि ये जो साफगोई है और सीधा हमला है, राजनीति में जो हम पिछले कई सालों से नहीं देख रहे थे, ये जो है ये एक जो नई लकीर की हम बात कर रहे हैं, एक नई दिशा राजनीति को हम दे चुके हैं राहुल गांधी, वो हम बात कर रहे हैं। क्या उसमें ये सारी चीजें जुड़ जाती हैं? और अगर ये जुड़ती हैं तो फिर क्या आने वाले समय में एक दूसरे ढंग की राजनीति हम देखने वाले हैं प्रकाश जी इस भारत में आने वाले इन चुनावों में? खासकर आम चुनाव की बात कर रहा हूं, लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, 2024 की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी और आरएसएस तथा बीजेपी के लोग हुआ करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गुजरात में केजरीवाल जिस तरह कांग्रेस के पीछे पड़े थे, तब ये लाजिमी था कि आज वो उसका जवाब देते। तो उन्होंने बड़ा माकूल जवाब दिया केजरीवाल एंड कंपनी को। आपको उनका जवाब बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के इशारे पर मत चलाइए। ये बात केवल पंजाब के लिए नहीं है, इसके बहुत सारे दूसरे असर हैं। कई सारे राज्यों में, उत्तर पूर्व के राज्यों से लेकर दक्षिण के एक दो राज्यों को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर, कई राज्यों में आप कह सकते हैं कि उनका इशारा था कि दिल्ली के इशारे पर आप अपने राज्य को मत चलाइए। तो केजरीवाल को उन्होंने एक स्पष्ट संदेश दिया, भगवंत मान को संदेश दिया, पंजाब की जनता को संदेश दिया कि आप अगर एक ऐसे व्यक्ति को सरकार के लिए कार्य करेंगे जिसकी विश्वसनीयता नहीं है, जो दिल्ली में बैठकर पंजाब चलाना चाहता है, तो ये पंजाब का भला आप नहीं कर रहे। ये पंजाब मतदाताओं को उनका संदेश है। दूसरी बात, माननीय नरेंद्र मोदी की बहुत कृपा है कि गोदी मीडिया को उन्होंने आज कुछ विजुअल उपलब्ध कराए। कई दिनों से बेचारे फालतू बैठे हुए थे, राहुल गांधी को दिखा नहीं पाते थे, तब उन्हें मौका मिला कि चलो थोड़ा मौका मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जी हुजूरी करने का। मोदी जी गुजरे, कैसे गुजरे, कितने फूल बरसाए गए, क्यों गुजरे ये किसी को पता नहीं, लेकिन गोदी मीडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि रही है। जहां तक प्रियंका गांधी का सवाल है, प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में पूरा आत्मविश्वास दिखाया था और उसका नतीजा हिमाचल के चुनाव के नतीजों में देखने को मिला। उन्होंने जो घोषणाएं की थी, जिस बुलंदी से उन्होंने हिमाचल में बात की थी, जिस बुलंदी से लोगों को अपने साथ लिया था, महिलाओं को लिया था, और जो घोषणाएं की थी कि हम क्या क्या करने वाले हैं, और उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है।
तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक यही बात कही जा सकती कि राहुल गांधी ने जिन जिन चीजों की तरफ इशारा किया था वो सारी बातें सही साबित हो रही हैं, और लोगों को ये बात लगने लगी कि राहुल गांधी ज्यादा परिपक्व व्यक्ति हैं, और इससे बढ़कर बात यह कि वो सच बोलते हैं। पिछले दिनों एक पत्रकार वार्ता में एक ने पूछा कि आप बताइए कि किसानों के लिए आपकी क्या नीति है, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आनंद फानंद नहीं बता सकता, मैं गंभीर आदमी हूं, मैं अपनी पार्टी के लोगों के साथ बैठूंगा, चुनाव की समिति के साथ बैठूंगा, जो चुनाव में घोषणा पत्र बनेगा उसमें हम ऐलान करेंगे, और जो करेंगे उसे, जो घोषणा करेंगे उसे करके ही दम लेंगे। तो उन्होंने ये बताया कि हमारे लिए राजनीति जुमलेबाजी नहीं है, हमारे लिए राजनीति इवेंट नहीं है, हमारे लिए राजनीति उससे कहीं अधिक है, और हम गंभीरता से काम करना चाहते हैं। एक और बात मैं देख रहा हूं कि 2022 में जाते जाते इस देश को जो सबक दिए और कांग्रेस को जो सबक दिए वो बड़े महत्वपूर्ण है। एक तो बात है कि श्रीमती सोनिया गांधी अब राजनीति पे खुलकर चर्चा नहीं करती, न पार्टी के लोगों से करती है, न मीडिया से करती है। उन्होंने ये काम दूसरे लोगों को सौंप दिया है, दूसरी पीढ़ी को सौंप दिया। कांग्रेस के पास इस बीच एक ऐसा अध्यक्ष है जो बहुत ही खुलकर बोलता है और एकदम आक्रामक है। राज्यसभा में भी, संसद में भी उनकी उपस्थिति बड़ी महत्वपूर्ण रही है, और जब वे बोलने खड़े होते हैं, हालांकि वो हिंदी भाषी नहीं है, लेकिन फिर भी जब वे बोलने खड़े होते हैं तो सारे लोग उनकी बात को गंभीरता से सुनते हैं। उनकी बात को लोगों ने गुजरात में भी सुना, पूरे देश में सुना, और अब सुन रहे हैं कि जिस तरह वो हमले करते हैं वो उल्लेखनीय है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन उसके अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति हैं वो अपने राज्य में ही, गृह राज्य में ही अपनी पार्टी को जिता नहीं पाए, लेकिन फिर भी वो पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। और ऐसा लगता है कि दोनों दिग्गज नेताओं की कृपा से वो फिर 2024 तक उनको एक्सटेंशन मिल जाएगा, नौकरी उनकी लंबी होगी, ऐसा लगता है। तो ये सब बातें मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए अच्छी है। अगर बीजेपी के अध्यक्ष, बीजेपी में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, बीजेपी तानाशाही है, तो कांग्रेस को उसका फायदा मिलेगा। कांग्रेस ये बात लोगों को समझाने में सफल होगी कि देखिए हम एक लोकतांत्रिक पार्टी, हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, और अभी भी हम लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो घटनाएं पिछले 2-3 दिनों में हुई है, चाहे ऑक्सफैम की रिपोर्ट हो, चाहे गंगा विलास की गतिविधि हो, ये सब बातें बताती कि देश कहां जा रहा है। और गंगा विलास की जो बात है उसमें मुख्य बात तो कहीं आ नहीं रही है। जो गंगा विलास क्रूज चल रहा है उसके पीछे अडानी को फायदा पहुंचाने की बात है, और अडानी की हल्दिया पोर्ट से लेके सारे जहाज, मालवाहक जहाज चल पड़े हैं। तो ये क्रूज तो लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए हमने क्रूज चला दिया है, इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। 40 लोगों को रोजगार मिल रहा है। जिस क्रूज में 32 या 36 यात्री होंगे, 18 सूट्स हैं, वहां 40 कर्मचारी हैं। हम बहुत अच्छे खानसामा हैं, हम बहुत अच्छे सफाई कर्मी हैं, ये हम बता दें विदेशियों को, इसलिए हमने क्रूज चलाया है। लेकिन क्रूज किसका है? क्रूज के पीछे कौन लोग हैं? क्रूज वाले रास्ते पर कितने कितने राष्ट्रीय जलमार्ग पर बंदरगाह बने हैं? क्रूज वाले मार्ग पर अडानी के पोर्ट से कितने जहाज चल निकले हैं कोयले ले लेकर, और वो हल्दिया में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वे उस इलाके में जा रहे हैं जहां बांग्लादेश के लिए बिजली बनाई जाने वाली है। तो ये सारी बातें अभी भी खुलकर नहीं आ रही। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इन सारी बातों पर खुलकर बोलना चाहिए। अभी कुछ और मुद्दे बचे हैं जिन पर खुलकर बोलना चाहिए। एक और बात पिछले दिनों हो रही है, सड़कों पर हाईवे के नाम पर जो ऑफिशियल लूट तंत्र बना है, उस लूट तंत्र के बारे में भी उन्हें बोलना चाहिए कि जिस तरह टोल के नाम पर मनचाही वसूली हो रही है, गुंडागर्दी हो रही, इस पर भी नियंत्रण लगना चाहिए। इस तरफ भी कांग्रेस का ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत लोगों से जुड़ा मुद्दा है। राजीव जी, ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने जो बातें बताई कि 141 परिवारों के पास देश की आधी संपत्ति है, और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। देश में अरबपति खरबपति बढ़ रहे हैं, लेकिन गरीबों की दशा बुरी हो रही है। 80-85 करोड़ लोगों को तो सरकार खाना दे रही है। तो जाहिर है कि ये सरकार अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं है, कुछ लोगों की ही मदद कर रही है। उन लोगों की मदद कर रही है जो 2014 उसके पहले से उनके लिए राजनीतिक जमीन बनाने में मदद करते रहे थे, उनकी थैली देते रहे थे। राजीव जी।
जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे अभी हैं जिन मुद्दों पर अभी बात होनी चाहिए, और मेरा तो मानना यही है कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, और अगर विपक्ष मजबूत है तो देश मजबूत होगा। और अब पहली दफा लग रहा है कि राहुल गांधी के रूप में अगर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, उनके साथ आगे बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक मजबूती मिल रही है। और ये मजबूती जरूरी इसलिए भी है क्योंकि बार बार वही बात आती है, चाहे वो लूट तंत्र की बात हो, चाहे वो छात्रों के या बेरोजगारों की नौकरी या पढ़ाई का सवाल हो, ऐसे कई सारे सवाल हैं जिन पर बहुत गंभीरता के साथ में बातें हो रही हैं। हम लोग भी बात करते हैं, और साथ साथ जो विपक्ष में अभी बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है, वो कर रही है। तो जो बातें रहेंगी हम आप तक तो पहुंचाते रहेंगे। आना चाहता हूं एक बार फिर से प्रोफेसर रविकांत जी, और समझने की कोशिश हम करते हैं कि जो राजनीति में हम चेंज देख रहे हैं, देखिए बहुत कुछ है। अगर आप 2019 के सियासी दलों की एक्टिविटीज को देखिए और 2023 में देखिए तो कितना अंतर नजर आ रहा है। और ये अंतर जो है वो पिछले 4-5 महीने में फटाफट नजर आ रहा है। देखिए 2019 में मायावती जी के साथ बहुत एक बड़ा जनाधार था, लेकिन अब नजर आता है कि मायावती जी के साथ में एक जनाधार जो है उनसे खिसकता हुआ नजर आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी 2020 में पहुंचते हैं बिहार, और बिहार में आरजेडी की सरकार बनते बनते रह जाती है, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी एक्सपोज्ड दिखाई दे रहे हैं। ये भी हम देख रहे हैं, अलग अलग देखिए आप, मायावती हो गया, फिर केजरीवाल जी को देखिए। केजरीवाल जी जब पहुंचते हैं गुजरात तो वहां वो एक्सपोज हो जा रहे हैं। ऐसे और भी कई दल हैं और जिन पर बातें, और अब कांग्रेस पार्टी खुल करके नाम लेकर कह रही थी कल परसों सैटरडे को जब जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बता रहे थे कि आज 14 तारीख को, आज चूंकि 16 है, 14 तारीख की बात है, 14 तारीख को दिन के 12:30 बजे तक 23 पार्टियों को हमने इन्विटेशन भेजा है। हो सकता है और लोगों को भेजेंगे, और जिनको नहीं भेजेंगे उनमें से A- पार्टी, अकाली दल, बी पार्टी और सी पार्टी, क्या क्या पार्टियों का नाम भी ले रहे थे। तो इसलिए ये बात मैं यहां रख रहा हूं कि क्या अब एक उथल पुथल वाली स्थिति दिखाई दे रही है आपको भी, जो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं। क्या अब राजनीति में बहुत कुछ चेंज नजर आ रहा है? आपका नजरिया क्या कहता है जो पॉलिटिक्स हम आज की तारीख में देख रहे हैं, और इसका सूत्रधार क्या माना जाए? ये भारत जोड़ो यात्रा है। मैं राहुल गांधी का नाम भी नहीं ले रहा हूं, भारत जोड़ो यात्रा है, क्योंकि उसमें कई लोग हैं, इसलिए 120 पदयात्री चल रहे हैं, भारत यात्री चल रहे हैं साथ साथ। देखिए राजीव जी, इसमें संकोच नहीं होना चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा का मतलब राहुल गांधी है। ये उनका इनिशिएट किया हुआ कदम है, और उनका ही हौसला है कि जो 3500 किलोमीटर पैदल चलने के लिए तैयार होता है। और भी उनके यात्री हैं, निश्चित तौर पर वो भी राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के लाखों और करोड़ों आवाम उसके साथ कदम दर कदम, 10 कदम और 2-4 किलोमीटर के साथ चल, और इसीलिए मैं समझता हूं कि ये देश अब निर्णायक मोड पर आ गया। जो स्थितियां 2019 में थी कि एक विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर भी रहा था, लेकिन उस समय इस देश का आवाम नरेंद्र मोदी को एक और अवसर देना चाहता था। उसको उस समय भी ये विश्वास बना हुआ था कि शायद मोदी जी 5 साल में वो काम नहीं कर पाए हैं, अब करेंगे। करोड़ों नौजवानों को ये उम्मीद थी कि नहीं, मोदी जी तो देश बदल सकते हैं, मोदी जी महामानव हैं, तो वो हम सबको चुटकी में नौकरियां देंगे। हो सकता है कि अभी कोई कमी रह गई हो, लेकिन अब वो 9 साल के बाद पूरे तरीके से ठगा हुआ महसूस करता है। और इतना ही नहीं, वो अब दूसरी तरफ उम्मीद के साथ देख रहा है। ठीक वही स्थितियां जब उन लोगों की कि जो राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए थे, वो देख रहे हैं कि चीन कहां तक भारत में घुसा हुआ है और हमारे सैनिकों को चीनी सैनिकों ने हताहत किया है। अव्वल तो एक भी हमारे सैनिक पर खरोच नहीं आनी चाहिए, लेकिन पिछले साल तकरीबन 30-35, अब मुझे आंकड़ा वो ठीक से याद नहीं आ रहा है,
लेकिन इतने भारतीय सैनिक शहीद हो गए और कोई सवाल भी नहीं पूछे। ये कौन जवाब देगा इसका? आपकी विदेश नीति क्या है? आपकी सुरक्षा नीति क्या है? सैनिकों को लेकर के रवैया क्या है? हमारा एक भी सैनिक अगर शहीद होता है तो सवाल इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी से पूछा जाएगा। वो राहुल गांधी ने किया, लेकिन राहुल गांधी को और दूसरे तमाम नेताओं को यह कहा गया कि नहीं साहब, इस पर आप सवाल नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछा जाएगा? आज जिस तरह से चीन ने अरुणाचल में एक गांव बसाया हुआ है, उसका जवाब कौन देगा? ये जो चुप्पी है नरेंद्र मोदी की, वो चुप्पी ये दिखाती है कि नरेंद्र मोदी चीन के सामने बौने नजर आ रहे हैं। क्या वो डरे हुए हैं? अगर वो नहीं डरे हुए हैं, हमारे देश की जो सेना है वो इतनी ताकतवर है कि वो जवाब दे सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री की चुप्पी क्यों? क्या वो इस देश को विश्वास में नहीं ले सकते कि हमारी 1 इंच जमीन भी खतरे में नहीं है? और इस चुप्पी का मतलब है कि कुछ ऐसा है जिसको आप छिपाना चाहते हैं। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि जिस हिंदुत्व के नाम पर आप देश में विभाजन पैदा कर रहे हैं, वो हिंदुत्व ये नहीं है, वो हिंदू धर्म ऐसा नहीं है। उन्होंने शिव को लेकर के बात की। उन्होंने कहा कि जय श्री राम नहीं, आप राम सिया राम क्यों नहीं कहते? राम के साथ सीता का नाम क्यों नहीं लेते हैं? तो वो लोक की भी बात कर रहे हैं कि लोक में तो सीताराम सिया राम लोग बोलते हैं, लेकिन आप पॉलिटिकली राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जय श्री राम कहते हैं। तो वो हिंदुत्व की पिच पर जाकर के भी उन सच्चाइयों को कह रहे हैं जिसको लोग अब धीरे धीरे समझने लगे हैं कि ये जो मंदिर की राजनीति है वो विशुद्ध रूप से सत्ता में पहुंचने की राजनीति थी। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा, गरीबी के जो हालात हुए हैं, 5 किलो राशन जो दे रहे हैं, तो क्या कुपोषित भारत चाहते हैं? मोदी जी ने तो 2013-14 में बड़े फक्र के साथ कहा था कि ये नौजवान देश है, दुनिया का सबसे नौजवान देश। और वो नौजवान क्या है? अगर ये देश कुपोषण की तरफ बढ़ रहा है, अगर इस देश में लोकतंत्र कमजोर हुआ है, इस देश में मीडिया की आजादी कमजोर हुई है, तो फिर जवाब तो मांगा ही जाएगा। और वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और जो विसंगतियां पैदा की गई पिछले दिनों, चाहे एक प्रांत का कमजोर करना हो, तमिलनाडु को लेकर के बातें हुई, पंजाब को लेकर के बातें हुई, और जो भेदभाव किया जा रहा है तमाम प्रांतों को लेकर के भी कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां डबल इंजन की सरकार नहीं होगी। ये डबल इंजन होता क्या है? ये देश ही पूरा इन तमाम इंजन से भरपूर है। अब आप जहां बीजेपी की सरकार है वहां डबल इंजन कहेंगे। ये छद्म है। और इस नफरत के जरिए जो आप देश बनाना चाहते हैं वो देश उस तरह से नहीं बनेगा। ये देश कमजोर होगा। अगर कोई भी देश अंदर से कमजोर होगा, नफरत और भेदभाव के आधार पर चलेगा, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इस बात को राहुल गांधी समझ रहे हैं और इस देश का आज वो करोड़ों जो आवाम राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रही है, वो भी इस बात को जान रही है। और इसीलिए राहुल गांधी का सब इस्तकबाल कर रहे हैं और वो उम्मीद बन रहे हैं। और वो उम्मीद सिर्फ जनता में जब बन रहे हैं तो जो लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी क्या विपक्ष के केंद्रीय भूमिका निभाएंगे, उसका सीधा सा जवाब है कि जब इस देश की जनता राहुल गांधी को अपना नेता मान लेगी तो विपक्ष को भी मजबूरी में अपना नेता स्वीकार करना होगा। और कांग्रेस के साथ ये तमाम विपक्ष के दल एकजुट होकर के वो ये जो जन विरोधी सरकार है, ये जो पूंजीपतियों की हितैषी सरकार है, ये जो दलितों और पिछड़ों और महिलाओं के अधिकारों और उन अधिकारों का हरण करने वाली जो सरकार है, जो उनके शोषण को संरक्षित करने वाली सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने में कांग्रेस पार्टी के साथ विपक्ष भी लामबंद होगा। इस तरह की परिस्थितियां आने वाले दौर में आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई देंगी। वो मायावती को उस ऐलान के बावजूद जब उन्होंने कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, मैं समझता हूं कि ये थोड़ा सा दबाव की पॉलिटिक्स है। और साथ ही साथ जो ईडी और सीबीआई का जो हमला होता है उससे भी थोड़ा बचाव की राजनीति है। लेकिन 2023 जब जाने लगेगा उसके बाद आप देखिएगा कि चाहे वो मायावती हो या आपके तमिलनाडु हो, बंगाल में ममता बनर्जी हो, ये विपक्ष एकजुट होकर के ये जन विरोधी सरकार का, ये फासिस्ट सरकार का मुकाबला करने के लिए
एकजुट होगी, और इसलिए एकजुट होगी क्योंकि जनता उनको मजबूर करेगी कि आप आकर के इस सरकार को उखाड़। जी, बहुत कुछ आने वाले समय में हम देखने वाले हैं, और राहुल गांधी ने और इस पदयात्रा ने देश की सियासत में ये कहें तो भूचाल तो ला ही दिया है। बहुत कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है, हम तो देख रहे हैं, शायद आप भी देख पा रहे होंगे। इस यात्रा के जरिए अगर कहीं ना कहीं 7 किलोमीटर के रोड शो के लिए प्रधानमंत्री को दिल्ली में और इस ठंड में, ठीक है वो पदयात्रा नहीं है, वो कार में हैं, लेकिन फूल बरसवा रहे हैं और अपनी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी चर्चा कर रहे हैं तो ये, और आज इसी यात्रा पर जयराम रमेश ने भी एक टिप्पणी की है। अगर मैं चाहूंगा कि उस टिप्पणी को सुनवा पाएं तो सुन लेते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्योंकि मीडिया विंग के हेड हैं और उनसे भी पूछा गया कि प्रधानमंत्री जी सड़क पे हैं, आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए। कोशिश तो करनी चाहिए ना प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, हाँ कोशिश करनी चाहिए। मैं नहीं जानता हूं कि प्रधानमंत्री चलेंगे कि नहीं, पर जो मैंने पढ़ा है बीजेपी की ओर से जो वक्तव्य आया है, उन्होंने कहा कि रोड शो कई तरीके से हो सकते हैं। रोड शो इनोवा में भी होता है। 30 साल पहले अडवाणी जी ने भी एक रोड शो किया था, सोमनाथ से अयोध्या, वो भी एक रोड शो था, वो तो टोयोटा रोड शो था। भारत जोड़ो यात्रा पैदल का रोड शो है, पद यात्रा है। एक्चुअली इसका नाम भारत जोड़ो पद यात्रा होना चाहिए था। ये यात्रा पद यात्रा है। मैं नहीं जानता हूं कि प्रधानमंत्री आज पद यात्रा करेंगे कि नहीं। अगर उन्होंने पदयात्रा कर भी लिया तो मुश्किल से 3 या 4 किलोमीटर, मुश्किल से 1 घंटा चलेंगे बस। और क्यों चलेंगे? फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या मास्क पहनकर चलेंगे? पार्लियामेंट के तो अंदर आ गए। 20 तारीख दिसंबर को कोशिश की गई कोविड के बहाने भारत जोड़ो यात्रा को डिरेल करने की। स्वास्थ्य मंत्री राहुल जी को खत लिखते हैं, किस आधार पर लिखते हैं जानना जरूरी है। किसी वैज्ञानिकों की सलाह के आधार पर नहीं, आईसीएमआर के सलाह के आधार पर नहीं। 2 बीजेपी के सांसदों, राजस्थान के सांसदों ने उनको खत लिखा था, क्योंकि वो घबरा गए थे राजस्थान में जो स्वागत मिला भारत जोड़ो यात्रा को। और स्वास्थ्य मंत्री लिखते हैं, आप सावधानी से कार्रवाई कीजिए, भारत जोड़ो, हालांकि वो धमकी दे रहे थे भारत जोड़ो यात्रा को आप अभी रोको। तो ये खूब प्रयास किया गया है। और प्रधानमंत्री उसी दिन मास्क पहनकर पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, पर शाम को शादी में या कोई फंक्शन में जाते हैं, वहां तो मास्क नहीं दिखाई दिया। कांग्रेस जोरदार हमला करती हुई नजर आ रही है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुबह की है जब ये पदयात्रा इनकी खत्म हुई थी। मैं कांग्रेस की पदयात्रा की बात कर रहा हूं, भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री का रोड शो जो था वो शाम को 4 बजे से था, और वो भी आनंद फानंद में किया हुआ। खैर छोड़िए, क्योंकि 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर पटेल चौक, वहीं पर हमारा ऑफिस है दिल्ली का, और वहां से जो कन्वेंशन हॉल है एमसीडी का, वो ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी होगी, बहुत होगी तो। और उसमें भी अगर कार से आप जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या। और ठीक है, प्रधानमंत्री मीडिया में कवरेज चाहते हैं, और प्रधानमंत्री हैं, उनको कवरेज क्यों ना मिले, मिलना भी चाहिए। और उसके लिए उनको ये सब ना भी करें तब भी मिलेगा, क्योंकि आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी का उद्घाटन भी होना था और उसमें बहुत सारी बातें होनी थी, हो रही हैं बातें। कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक है उधर कांग्रेस बीजेपी की, और वहां सबकी नजरें दोस्तों टिकी हुई पता है किस पर? गडकरी साहब पर टिकी हुई हैं। नितिन गडकरी का क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। चलिए, ये बीजेपी के अंदर खाने की बात है, और जो कुछ निकल के आएगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन यहां देश की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, ये तो समझने की हम कोशिश पिछले लगभग 1.25 घंटे से कर ही रहे हैं। और क्या राहुल गांधी ने सबको सड़कों पे ला दिया है, रोड पे ला दिया है, ये खुल करके कहना, जैसा
प्रोफेसर रविकांत जी ने कहा कि इस बात को खुल के कहने में कोई गुरेज नहीं है, परहेज नहीं है कि हाँ, इस पूरी यात्रा को राहुल गांधी लीड कर रहे हैं और राहुल गांधी में लोग जो छवि देखते थे कि वो कुछ ही दिनों में यहां से चले जाएंगे, इस यात्रा को छोड़ देंगे, हेलीकॉप्टर से निकल लेंगे तो कार से निकल लेंगे तो ट्रेन से निकल लेंगे। ट्रेन से तो खैर चलते नहीं है, 2-4 बार दिखे हैं ट्रेन से चलते हुए, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। पैदल चल रहे हैं, ठंड में चल रहे हैं, टी शर्ट में चल रहे हैं। टी शर्ट में क्यों चल रहे हैं वो भी उन्होंने बता दिया है और अलग अलग मुद्दों को उन्होंने रखा है। जय श्री राम से लेकर सावरकर तक, आदिवासी से लेकर बनवासी तक, हर मुद्दे को राहुल गांधी सबके सामने ला चुके हैं और एक हिंदुस्तान को अपनी नजर से और उस नजर को नजरिए में तब्दील कर रहे हैं राहुल गांधी। चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपसे समझना कि क्या आपके नजर से देश की सियासी तस्वीर किस तरफ दिखाई दे रही है? जी देखिए, सियासी तस्वीर तो सीधे सीधे श्रीनगर के लाल चौक तक पहुंचती नजर आ रही है और जो झंडा फहराया जाएगा उसके बाद बहुत कुछ इस देश में बदल जाएगा। और जो राजनीति आज भारत की जहां पर है वो हर रोज बदल रही है। और आप जानते हैं कि मकर संक्रांति निकली है और मकर संक्रांति के बाद जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो बड़ा परिवर्तन आता ही है। तो इस समय की मकर संक्रांति जो हुई है और उत्तरायण हुआ है उसमें सब कुछ अपने आप नहीं होगा, इसको किया जा रहा है। और वो जो हो रहा है वो देश की सबसे बड़ी उस पार्टी के द्वारा हो रहा है जिसने 75 साल पहले इस देश का पूरा भाग्य ही बदल दिया था। तो तब भी कहां लोगों को उम्मीद थी कि इतने बड़े उपनिवेशिक साम्राज्य को हराया जा सकता है, लेकिन इस पार्टी ने वो हरा के दिखाया था और 1947 में झंडा फहराया गया था। तो मुझे लगता है कि उस ओर जो है भारत जो है बढ़ रहा है। अब जो है असली बात यह है कि इस यात्रा से अब जो उभर कर आएगा, कांग्रेस अपनी पोजीशन तो कंसोलिडेट करेगी ही, हर रोज जो है बीजेपी के लिए बड़ा भारी पड़ेगा क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ नया निकल के आ रहा है। और जो विपक्षी एकता की जो बात है, मुझे ऐसा लगता है कि अगले 10, 12, 15 दिनों में और श्रीनगर पहुंचते पहुंचते काफी कुछ कंसोलिडेट हो जाएगा और विपक्ष की जो तस्वीर है वो साफ उभर कर नजर आएगी इसके बाद। और शायद भारतीय जनता पार्टी की चिंता का यही सबसे बड़ा कारण है जिसके लिए आज मोदी जी को रोड शो करना पड़ा, बिना किसी सीजन के, बिना किसी चुनाव के, बिना किसी महत्वपूर्ण आयोजन के। राष्ट्रीय कार्यकारिणी तो लगभग हर साल होती है, तो लेकिन ये रोड शो करने का जो कंपल्शन है, जो दबाव है, वो इसी के कारण है कि उनके खिलाफ एक आदमी जो है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है। और अब फिलहाल तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कहा है, खुद कांग्रेस ने भी नहीं कहा है कि राहुल गांधी जो है वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया को खंगालें या आप हमारे ही कमेंट पर जाइए, हमारे जो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, कई लोग स्पष्ट करते हैं नेक्स्ट पीएम इज राहुल गांधी। मैं नहीं कह रहा हूं और मैं जानता हूं कि अभी दिल्ली दूर है राहुल गांधी के लिए, लेकिन हर आदमी जो अपनी सत्ता को बचा के रखना चाहता है वो इतना सतर्क तो होता ही है। और प्रधानमंत्री मोदी जैसा आदमी तो निश्चित रूप से अपने पद को ये प्रकार वो बचा के रखना चाहेंगे, उसके लिए कुछ भी करेंगे। हाँ, अगले साल जो चुनाव होगा लोकसभा का, उसके पहले 2 महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी। एक तो होंगे कि 9 राज्यों या 10 राज्यों के चुनाव जो इस साल हैं, और एक कार्यकारिणी और होगी, वो होगी अगले साल चुनाव के पहले। अमूमन इनकी हर साल एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, कभी कभी 2-2 भी हो जाती है, कुछ महत्वपूर्ण हुआ तो इस साल से लेके, इस कार्यकारिणी से लेके अगले साल की कार्यकारिणी तक के बीच जो भारतीय जनता पार्टी जो यात्रा करेगी, वो मतलब अपनी राजनीतिक यात्रा, वो इस चीज की तैयारियों के लिए करने जा रही है कि इस राहुल गांधी की यात्रा के असर को किस तरीके से खत्म किया जाए। अब मुझे लगता है अब खबरें आनी शुरू हो गई हैं। एक तो खबर यह है, बहुत कम अखबारों में आई, हो सकता है कि प्लांट की हुई खबर हो, एक अच्छे बड़े अखबार में खबर छपी कि अगले 20 से 25 दिन कोरोना के हिसाब से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो जो 20-25 दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि किस तरीके से यात्रा को फिर से रोका जा सके, शायद इसका कुछ ना कुछ एजेंडा जो है वो भीतर ही भीतर शुरू हो रहा है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण खबर यह है कि कहा गया है कि अगले साल जनवरी में शायद मकर संक्रांति तक ही राम मंदिर जो है वो पूरा हो जाएगा। ये बात भी अब उछालनी शुरू कर दी गई है। तो अब इस कार्यकारिणी में कल जो मैं कह रहा हूं कि कल का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है,
कार्यकारिणी में क्या कहा जाएगा वो नहीं है महत्वपूर्ण, क्या नहीं बताया जाएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। और पत्रकारों के लिए बहुत बड़ा टास्क ये है कि वो निकाल के दिखाएं कि भाई इसके अंदर राहुल गांधी की यात्रा को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस किस तरीके के उपाय करने जा रही है। ये राहुल गांधी की बढ़ती ताकत जो उन्होंने इस यात्रा में बटोरी है वही सामने आ रही है, और ये चिंता का बहुत बड़ा कारण है। जैसा मैंने पहले बताया कि अगले 20 दिन जब तक कि राहुल गांधी पहुंच नहीं जाते श्रीनगर, मुझे लगता है कि श्रीनगर में झंडा फहराने के बाद राहुल गांधी जब लौटेंगे तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को ही गंगा स्नान किया जैसा महसूस होगा कि चलो छूटे तो सही। हालांकि अगली यात्रा उनकी फिर पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व निकलनी, तो तब तक फिर सोचा जाएगा कि किस तरीके से उसको काउंटर किया जाए। लेकिन अब इसका असर जो है लगातार बढ़ेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि कार्यकारिणी का कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या वह तय करेगी कि किस तरीके से राहुल गांधी की इस यात्रा को रोका जाए या उसके असर को खत्म किया जाए। विपक्ष मजबूत हो रहा है और विपक्ष कहीं अपना नेता न चुन ले राहुल गांधी के रूप में, यह कार्यकारिणी की सबसे बड़ी चिंता का कारण कल हो सकता है। राजीव जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि कल ये 2 दिवसीय कार्यकारिणी है और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात दोस्तों हम कर रहे हैं, और जो दिल्ली में हो रही है। और इसी कार्यकारिणी में पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री ने रोड शो किया और उसकी चर्चा भी खूब हो रही है, और तमाम टेलीविजन चैनल्स पे भी देखेंगे आप। हालांकि मुझे पता है कि आप लोगों ने टेलीविजन चैनल्स देखना छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी जानकारी दे दूं कि सब जगह बातें यही हो रही हैं कि प्रधानमंत्री का रोड शो, और उसमें जयराम रमेश की जो बाइट अभी सुनाई, इसलिए सुनाई क्योंकि लोग जो उसको दूसरे ढंग से पेश किया जा रहा है कि क्या कॉपीराइट हो गया है, कोई रोड शो करे या पदयात्रा करे, यानी राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं ये कॉपीराइट राहुल गांधी के पास है, दूसरे नहीं कर सकते क्या, इस ढंग से पेश किया जा रहा है। अगर प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो इस पर सवाल आप क्यों उठाते हैं? तो देखिए किस किस ढंग से मीडिया में कैसे पेश किया जाता है खबरों को, उसका एक नमूना आपके सामने रख रहा था। तो चलिए ऐसी बातें होती रहेंगी, क्योंकि 7 किलोमीटर जाइए या 6 किलोमीटर जाइए, एक बंदा जो है वो 3000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर पैदल और इस ठंड में कर चुका है, और उसके सामने आप एक चींटी के समान भी नहीं हैं जो इतनी सी दूरी तय करके, और आप उस पर भी चर्चा हो, उस पर भी डिबेट हो, तो बात क्या कहें इस पे। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं पिछले 1.5 घंटे से, लगभग 1.25 घंटे से, कि देश की सियासत में क्या कुछ चेंज हम देखने जा रहे हैं। बहुत सारे साथी लिखते भी हैं, और 30 तारीख को ये यात्रा समाप्त हो रही है, भारत जोड़ो यात्रा, और उससे पहले बहुत चेंज हमें नजर आ रहा है। और अब समय हो चुका है, लेकिन एक जल्दी से फटाफट चाहूंगा अगर डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आप कुछ कहना चाहते हो क्लोजिंग कमेंट के रूप में। मायावती जी की बात आपने कही, लेकिन एक बात आप शायद, उन्होंने कहा अपने समर्थक की केवल रुपए भेजिए, तोहफे मत दीजिए चुनाव में मदद के नाम पर। तो उन्होंने ये बता दिया कि भाई अभी पैसे की भूख बाकी है, पैसे चाहिए हमें और भी पैसे देते रहिए। टिकट तो हम बेचेंगे ही पार्टी के, लेकिन पैसे अभी भी देते रहिए। ये बात उन्होंने कही मायावती जी ने। दूसरी बात है केजरीवाल जी की प्रतिक्रिया का इंतजार है, वो क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं राहुल गांधी की टिप्पणी पर। उन्होंने जो बातें आज कही है, केजरीवाल को स्पष्ट कहा है, और ओवैसी साहब को तो जबरदस्त मिर्ची लगी हुई है, वो तो पैरोडी करने की कोशिश कर रहे हैं, मिमिक्री करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, क्योंकि वे भी बौखलाए हुए हैं। राजीव जी, मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण में जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये है कि कांग्रेस ने अपने मित्रों को और अमित्रों को चुन लिया है कि कौन हमारे मित्र होने लायक है और कौन हमारे मित्र होने लायक नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है कांग्रेस के लिहाज से, कौन हमारे साथ आ सकता है। जिन लोगों को चिट्ठी लिखी गई है, जिन दलों को चिट्ठी लिखी गई है कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा, तो उन्हें पता है कि वे हमारी बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मुझे लगता है कि 30 तारीख के बाद असली राजनीति, बदली हुई राजनीति शुरू होगी, जब कांग्रेस लाल चौक पर झंडा फहराएगी। उस कार्यक्रम में बहुत सारी पार्टियों के लोग होंगे, या लोग साथ में भले ही ना आए, लेकिन वो इशारा जरूर करेंगे कि हम आपके साथ। एक और दिलचस्प बात हुई कि एक राजीव रंजन जी ने पार्टी बदल दी है, उनके बारे में खबर बड़ी दिलचस्प है बिहार की। तो
पहले कंफ्यूजन होता है कि हमारे राजीव रंजन जी तो नहीं है, लेकिन कोई और राजीव रंजन भी है। ठीक है, राजीव रंजन बहुत है ना। जी, बीजेपी से वो जेडीयू में चले आए हैं। बीजेपी के कभी उपाध्यक्ष हुआ करते थे, वो अब जेडीयू में आ गए हैं, बिहार के राजीव रंजन जी। तो पाला बदलते हुए हम देख रहे हैं, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब लोग इधर से उधर आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चल रहा है, और आने वाले समय में यही हम देखने वाले हैं। मायावती जी अपनी बात हमेशा रखती हैं, खुले मंच से रखती हैं, खुल के कहती हैं, और उन्होंने जैसा आपने अभी बताया भी, मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन इस राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है। अभी तक सोनिया गांधी से लोग मिलना चाहते थे, अब राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। ये परिवर्तन देखिए पिछले 4.5 महीने में। अभी तक लोग कांग्रेस की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे, कई विपक्षी दल, और अब कांग्रेस से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। तो ये परिवर्तन है पिछले 4.5 महीने का। और इसमें सबसे बड़ी बात, कुछ भी नया नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि जननेता को ऐसे ही सड़क पे होना चाहिए, लोगों के बीच होना चाहिए। जनता के आप नेता हैं, जन नेता कहलाते हैं, यानी आप लोगों के बीच रहिए तो लोगों का आपको भरपूर प्यार मिलेगा। अगर आप दूरियां बनाएंगे तो जनता भी आपसे दूर हो जाएगी। कांग्रेस ने इस बात को अब समझ लिया है, और इसीलिए वो इसके बाद पश्चिम से पूरब की तरफ भी जाने वाली है। हाथ से मिले हाथ या हाथ से जोड़ो हाथ, उनका जो प्रोग्राम है वो भी होने वाला है। तो बहुत कुछ देखेंगे हम आने वाले समय में कांग्रेस के लिहाज से। और हम खुश इसलिए हैं क्योंकि विपक्ष मजबूत हो रहा है, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं, और हम चाहते हैं कि जो हमारे एक साथी ओम प्रकाश जी ने बहुत अच्छा ध्यान दिलाया है, इजराइल में जो हुआ हमारे देश में ना हो। हमारे देश में अभी भी केशवानंद भारती केस के बारे में बातें हो रही हैं। हमारे देश में अभी भी न्यायपालिका और विधायिका पर खूब चर्चा हो रही है, और इन सब को अगर बचा के रखना है, सारे स्तंभों को बचा के रखना है, तो विपक्ष को मजबूत होना जरूरी है। वरना जो चाहे, जहां चाहे, जितनी लूट मचाना चाहे लूट मचा लो। जनता यहां से, जिनके पास पैसा है वो यहां से इस देश को छोड़ के भाग ही रहे हैं, चले ही जाएंगे। कुछ लूट के ले जा रहे हैं, कुछ लुटेरे बन के जा रहे हैं, यानी लुटपिट के जा रहे हैं, और हम और आप जैसे लोग यहां गीत गाते रहेंगे और कभी ऐसे ही मर खप जाएंगे, कोई याद करने वाला भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए जरूरत है कि विपक्ष मजबूत हो। लोकतंत्र में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रोफेसर रविकांत जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और हमारे साथ जुड़े थे प्रेम कुमार जी। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम आप साथी जो अभी तक देख रहे हैं, सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, और लगातार मैं देख रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी जी, असलम चिश्ती जी, और बहुत सारे साथी हमारे जो हैं वो अपनी बात, कुछ इंफॉर्मेशंस भी आप लोग भी देते रहते हैं, जिससे इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है, और ये बहुत जरूरी भी है। जैसा मैं कहता हूं कि ये कार्यक्रम वन वे नहीं है कि मैं सिर्फ या हमारे साथ जुड़े हुए 5 साथी अपनी बात रखें, बात विचार आपके भी आए, उसका जिक्र हो ना हो, लेकिन ये जानिए कि वो ऑलरेडी वीडियो उपलब्ध है, और जो भी देखेगा और कमेंट को पढ़ेगा तो आपकी बात, आपके विचार तक तो पहुंचेगा ही, जो आप लिख रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे साथी हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। और ओम प्रकाश तिवारी जी ने कहा कि विरोधी एकजुट तो होने से रहा, अब देशवासियों को खुद से अपने अच्छे बुरे का फैसला करते हुए मतदान करना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ईवीएम का खेला काम नहीं करेगा, क्योंकि ईवीएम का खेला भी पूरा 100% नहीं होता है। आप सही कह रहे हैं, और उसको अगर खत्म करना है, देखिए यहां सीधी और सिंपल बात यही है कि आपको लोकतंत्र पे भरोसा करना होगा और अपने मतों का प्रयोग जरूर से जरूर करना होगा। जिस दिन इस देश में 100% लोग मतदान करने लगेंगे, उस दिन आप देखिए ये लोकतंत्र कितना मजबूत हो जाएगा। तकलीफ ये होती है कि एक उपचुनाव होता है, और बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूं, रामपुर सुना होगा आप लोगों ने नाम, रामपुर में अभी मतदान हुआ था, उपचुनाव। कितने % वोटिंग हुई थी, कितने % आप लोगों को पता है? जहां तक मुझे ध्यान है 32 या 35% की वोटिंग हुई। लोगों को घरों से बाहर आने नहीं दिया गया। अगर 32-35%, 40% लोग ही आकर के वोट डाल के जाएंगे तो अपने हिसाब से
जनता के हिसाब से नहीं, नेता के हिसाब से वहां जननेता चुन लिया जाएगा, यानी प्रतिनिधि चुन लिया जाएगा, वही होता है। अब इसके बाद अब क्या कहूं, लोकतंत्र पर भरोसा करना जरूरी है और चुनावी प्रक्रिया पर भी भरोसा करना जरूरी है, लेकिन सबसे पहले हमको और आपको जागरूक होना जरूरी है, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। सुमित नरखेड़े जी कह रहे हैं कि एक्सलेंट चर्चा, एक्सलेंट पैनलिस्ट, एक्सलेंट टॉपिक, वेल डन, बहुत धन्यवाद आपको। सैयद अब्दुल मुगनी साहब हैं, नाइस रिपोर्टिंग कह रहे हैं, और ऐसे और भी बहुत सारे साथी हैं जुड़े हुए जो अपनी बात रख रहे हैं। राम नारायण मेघवाल जी हमारे साथ राजस्थान से जुड़ते हैं, लिख रहे हैं कि राहुल गांधी को नेता नहीं जननायक कहिए हुजूर। जी बिल्कुल, जननायक अब हो चुके हैं, जननायक ही कह रहे हैं। और चूंकि चूंकि पत्रकारिता कर रहा हूं तो हम लोगों का भी एक अपनी डिक्शनरी होती है जिसमें नेता को नेता ही कहते हैं। जननायक का समय भी आएगा, जननायक भी कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे राहुल गांधी को, लेकिन थोड़ा सब्र कीजिए। महेंद्र कुमार जी कह रहे हैं बुरा विसारे बोले करे सर्वनाश जाए, बातें करने वाले कराने वाले सबका सर्वनाश जाए। खैर, रंजीत सिंह जी हमारे साथ हैं, स्मोकी ब्लॉग्स हमारे साथ बने हुए हैं, और कॉमन इंडियंस हमारे साथ बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट शुड गिव अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स टू स्टेटमेंट्स अफेक्टिंग इट्स ऑटोनॉमी, मे बी, थोड़ा नीचे चला गया है, मे बी इवन यूज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोविजन। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इस पर खूब चर्चा हो रही है, और सरकार चाहती है अपने हिसाब से वहां भी जो है कोर्ट में भी नियुक्तियां हों, और कॉलेजियम को लेकर के जो बातें चल रही हैं, यहीं से शुरुआत हो रही है। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका के बीच में जो तकरार है, और जब इन तीनों स्तंभों के बीच तकरार हो तो देश का लोकतंत्र कैसे बचेगा। चौथा स्तंभ जिसे मीडिया कहते हैं वो तो पहले ही गोदी मीडिया हो चुका है, तो कैसे रहेगा, कैसे देश चलेगा, कैसे लोकतंत्र, कैसे संविधान की रक्षा होगी, ये आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों। और इस पर चर्चा हम कर रहे हैं, हम भी चिंतित रहते हैं और आपको भी चिंता करनी चाहिए। लेकिन श्री चंद्र यादव जी का कहना है सत्यमेव जयते, सत्य के बजाय की जीत होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। किशोरी लाल हैं, पीएम बिटवीन नीतीश एंड खड़गे। भीमचंद्र हमारे साथ हैं, सुमित नरखेड़े हमारे साथ धन्यवाद कह रहे हैं, अजय कुमार हमारे साथ में हैं, हसमुद्दीन हैं, नमस्कार कह रहे हैं। अब जनता जाग चुकी है, जब तक आप सड़क पर नहीं निकलेंगे तब तक समस्या बनी रहेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने देशवासियों को सत्य का रास्ता दिखा दिया है, अब नेताओं पर कब भरोसा करे, ये मतदाताओं को करना चाहिए। बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं, और ये जगह तो दिया है कांग्रेस ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। वेरी नाइस चर्चा, गुड नाइट कह रहे हैं हरोल अलमेदा। कुलदीप शर्मा जी हमारे साथ, अजय कुमार जी हमारे साथ में हैं, जीशन मिजान हमारे साथ में बने हुए हैं, अशोक कुमार कर्ण हमारे साथ बने हुए हैं, अभिमन्यु नायक जी बने हुए हैं, कह रहे हैं नमस्कार। और टुडे ब्लर प्रोग्राम इंडिकेट्स द ब्राइट फ्यूचर ऑफ इंडिया एज वेल कांग्रेस, वी शुड हैव कॉन्फिडेंस ऑन Priyanka ma'am, she has great ideology like Indira Gandhi. Not only ideology बल्कि वो दिखती भी हैं बहुत हद तक अपनी दादी की तरह ही। प्रियंका गांधी, उनके चाल ढाल और साड़ी में अगर आप उनको देखिए तो वैसी ही दिखती हैं, बोलने का ढंग भी वैसा ही दिखता है। तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। गणेशन पंचरत्नम भी हमारे साथ बने हुए हैं जो गुड नाइट कह रहे हैं। इब्रार खान भी हैं, अजय कुमार हमारे साथ, नंदकिशोर सिंह हमारे साथ में हैं, नागेश गुंडप्पा जी हैं। गुड डिबेट एंड होप अपोजिशन पार्टीज टू ज्वाइन हैंड्स इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ कंट्री। थैंक्स राजीव, थैंक यू नागेश गुंडप्पा जी। भीम चंद्रा भी हैं, जय हिंद कह रहे हैं। मोहम्मद कमर भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद कमर का कहना है राहुल गांधी जी बहुत अच्छे नेता की और 2024 में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। देवेंद्र चटर्जी गुड नाइट कह रहे हैं। और अजय जी हमारे साथ, हसमुद्दीन हमारे साथ में है, कह रहे हैं कि मैं कुवैत से आपका बराबर लाइव टीवी देखता हूं बराबर, और जनता जाग चुकी है। 5 साल के बाद आप घर में के अंदर बैठे हैं, जब तक सरकार पर सड़क पर नहीं उतरेंगे तब तक कोई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि सड़क पर तो उतरना होगा, और कांग्रेस अब सड़क पे है।
और विजय प्रकाश भट्ट कह रहे हैं 9 साल में मोदी जी ने देश की जनता को पैदल कर दिया था, समय ने करवट ली और आज राहुल गांधी ने सारे पक्ष विपक्ष के नेताओं को पैदल चलने पर मजबूर कर दिया है, इसे कहते हैं जननेता। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी। ओम प्रकाश तिवारी जी कह रहे हैं सर 2 दिनों से आप जय श्री कृष्ण का जवाब नहीं देते। ओम प्रकाश तिवारी जी माफी चाहूंगा, मैं देख नहीं पाता हूं और प्रोग्राम की आपाधापी रहती है और वैसे में अगर अभिवादन ना हो पाए तो इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन हाँ आपका कमेंट मैं देख रहा था और पढ़ता भी हूं ही और बहुत आपके अच्छे विचार रहते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आपने याद दिलाई इस बात की। शहादत अंसारी हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं। और एकत्व चैनल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुंबई से जुड़ते हैं, इन्होंने पहले बताया था कि महाराष्ट्र में रहता हूं। और खांडू शिंदे हैं, कह रहे हैं सर ईवीएम नष्ट करो, बीजेपी और आरएसएस तुरंत क्विक नष्ट हो जाएगी, ये बता रहा है, ये कह रहे हैं। अजय जी कांग्रेस लाओ देश बचाओ कह रहे हैं। केएल मीना भी हमारे साथ हैं, श्रीचंद्र यादव भी हमारे साथ हैं और अजय कुमार और लखिंद्र कुमार हैं। मोहम्मद नफीस हमारे साथ में। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी, मैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे से देखता हूं सऊदी अरब से। बहुत धन्यवाद मोहम्मद रफ़ी साहब, आप देखते हैं सऊदी अरब से। गणेशम पंचरत्नम कह रहे हैं थैंक्स टू डीबी लाइव फॉर एक्सलेंट कवरेज ऑफ भारत जोड़ो यात्रा। थैंक यू वेरी मच गणेशम पंचरत्नम, आप देखते हैं, जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में, आप हिस्सा लेते हैं, आप कमेंट लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और अनूप सिंह हैं, सत्य परेशान हो सकता है परंतु कभी हार नहीं सकता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जयपाल भी हैं, थैंक यू सर, यू आर ट्रू सर, थैंक यू वेरी मच। साजिद हुसैन का कहना है पीएम के रोड शो का एकमात्र कारण डर है जो राहुल गांधी ने उनके मन में धकेल दिया है। मन की बात से मन का डर तक पहुंचे मोदी, अब बस अब चौराहे पर खड़ा होना शेष रह गया है जो जल्दी ही देखने को मिलेगा, साजिद हुसैन का कहना है। और रहीसुद्दीन सैफी कह रहे हैं कि सच्चाई दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको भी बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े और आप कमेंट लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया, हौसला अफजाई कर रहे हैं। अवधेश पालीवाल जी हैं, आज की चर्चा बहुत अच्छी रही, बहुत धन्यवाद। मोहम्मद कमर का कहना है मेरा कमेंट की कॉमेडी ले लीजिए। मैं आपका कमेंट पहले भी मोहम्मद कमर पढ़ चुका हूं। आई लव डीबी लाइव, गुड नाइट कह रहे हैं देवेंद्र चटर्जी। अजय कुमार राजीव जी, मैं जर्मनी से आपको देखता हूं। अजय कुमार जी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जर्मनी में आप कहां रहते हैं जरूर लिखिए। एक छोटा सा पार्ट मैं जर्मनी में घूम के आया हुआ हूं, बहुत पहले गया था, लेकिन आप कहां रहते हैं बताइएगा जरूर। और जावेद इकबाल जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी अब बदल चुके हैं। जी जावेद भाई, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। वाह, बहुत खूब। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जावेद इकबाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। केएल मीना का कहना आज देश की जनता भी मीडिया के झूठे प्रचार को ही ज्यादा पसंद कर रही है, लेकिन अब राहुल की भारत जोड़ो यात्रा परिवर्तन की मिसाल कायम करेगी। बिल्कुल सही केएल मीना साहब, बहुत सही कह रहे हैं। और अकबर कुरुपकर का कहना है राहुल गांधी जी भारत देश के सच्चे और अच्छे नेता हैं। प्रशांत भूकेर का कहना है कि बीजेपी आएगी तो राम आया ना भी कांग्रेस टाइम के फिट था, अच्छा था शायद लिख रहे हैं। किशोरी लाल भी, रविकांत जी हैं। और प्रीतम दुग्गल साहब, सर मेरा कमेंट ऊपर चला गया। जी दुग्गल साहब, मैं अभी देखता हूं आपके कमेंट को, हो सकता है ऊपर चला गया हो। हाँ ये बिल्कुल है, नहीं यहाँ भी आप लिख रहे हैं। 1 मिनट, आपके नीचे ये एपी श्रीवास्तव साहब लिख रहे हैं ईवीएम बंद होना ही चाहिए, 100% वोटिंग भी होनी चाहिए। बहुत अच्छा विश्लेषण व चर्चा। राजीव जी सैल्यूट यू सर, गुड नाइट। जननायक राहुल गांधी जी जिंदाबाद। देखिए आप लोग जननायक कहेंगे तो हम भी कहने लगेंगे, इसमें कोई जनता के बीच से नायक पैदा होता है और राहुल गांधी अब उस मुकाम पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 30 तारीख तक देखिए बहुत कुछ बदलने वाला है इस देश में, और ये आप तय मानिए। थैंक यू कह रहे हैं विजय कोमल जी। और जावेद इकबाल भाई हैं, और भी कई सारे कमेंट, लेकिन मैं देखना चाह रहा था हमारे साथी
प्रीतम दुग्गल साहब का कमेंट ऊपर तक, दुग्गल साहब अगर रिपीट कर पाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। आप अपने कमेंट को प्लीज़ रिपीट कर दीजिए, मैं चाहता हूं, क्योंकि ऊपर देख रहा हूं शायद छूट गया है, लेकिन मैं आपके कमेंट को लेना ज़रूर चाहूँगा। और जावेद इकबाल साहब हैं, तमाम साथी मैं देख रहा हूं, जे हैं, कह रहे हैं देख लेना राजीव सर, कल बीजेपी एग्जीक्यूटिव में बहुत कुछ मोदी महाराज बदल देंगे, ये सत्य होगा, कई मंत्री, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष आदि आदि बदले जाएंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो अवश्य बदले जाएंगे, कह रहे हैं जे कह रहे हैं। और शंभू सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं, श्याम लाल भी बने हुए हैं, रहबर शेख भी हमारे साथ बने हुए हैं, और ऐसे कुलदीप श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं देख रहा हूं कई लोगों के कमेंट देख रहा हूं। प्रवीण सारे कह रहे हैं कि युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, छोटे दुकानदारों को, छोटे कारखानदारों को, मजदूरों को, शिक्षित लोगों को, सभी वर्ग के महानुभावों को अब इस जुमलेबाज झूठी सरकार के खिलाफ अपने हक के लिए रास्तों पर उतरना चाहिए। और शहादत अंसारी हैं हमारे साथ में, और फिर हसमुद्दीन लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। और ग्रेसियस दास का कहना है पीपल्स वेरी हैप्पी दिस प्रोग्राम, पीपल्स prayers to God give good health and keep safe with all Yatra team, family members, peoples awaiting for next PM Rahul Gandhi and God blessing DB Live News। थैंक यू वेरी मच ग्रेसियस दास, आपने कमेंट लिखा उसके लिए। और ऐसे ही रामलाल बैरवा जी हैं, कह रहे हैं कि राहुल जी ऑड कंडीशन में भी मुस्कुरा रहे हैं, बहुत कीमती है उनकी मुस्कान, ज़रूर उनको महान नेता बनाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत सही कह रहे हैं, बहुत सही लिख रहे हैं आप। महेंद्र कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं, सरताज खान भी हैं, मस्कट से हमें देखते हैं। और ऐसे और भी बहुत सारे साथियों के, अभिमन्यु नायक देख रहा हूँ, बनवारी मीना जी हैं, आखिरकार पप्पू ने महादानव गप्पू को रोड पर ला ही दिया, बनवारी मीना लिख रहे हैं। सुमित नरखेड़े धन्यवाद लिख रहे हैं। देवेंद्र चटर्जी हैं, कह रहे हैं 2 बार झूठ बोल के चुनाव जीता है। और फिर कॉमन इंडियन अबरार अहमद हैं, कह रहे हैं राहुल गांधी जी सबको रोड पर ले आएंगे। और ऐसे ही रामवीर शर्मा जी हैं, तमाम साथियों के कमेंट में देख रहा हूँ। विजय प्रकाश जी हैं, थोड़ा ऊपर मैं चला गया था देखने प्रीतम दुग्गल साहब का कमेंट, और ऊपर मुझे नहीं दिखा, लेकिन मैंने कहा है कि आप दोबारा कमेंट अपना लिखिए, और अगर उन्होंने लिखा हो तो मैं नीचे ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। और अजय गुड नाइट लिख रहे हैं, शुभरात्रि लिख रहे हैं जावेद इकबाल साहब, अब्दुल्ला भी हमारे साथ में। और ओम प्रकाश तिवारी जी कह रहे हैं कि राजीव सर हमारी अंग्रेजी बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसलिए हिंदी में लिखता हूँ, हिंदी में लिखा कीजिए, मुझे पढ़ने में भी आसानी होती है, क्योंकि यहाँ हिंदी में बहुत आसानी से पढ़ने में बन जाता है, और इंग्लिश में थोड़ा मुझे भी पढ़ने में दिक्कत होती है, और इसलिए कोई बुराई नहीं है। भाषा तो अपनी हिंदी ही है, मातृभाषा हिंदी है, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी लिखना हो लिखिए। स्मोकी ब्लॉग्स गुड नाइट कह रहे हैं। और ऐसे और भी असलम चिश्ती जी कह रहे हैं चारों तरफ इस फैलते हुए नफरतों के अंधेरे को जड़ से उखाड़ने के लिए डीबी लाइव के पत्रकारों की मेहनतों और सच्ची लगन के लिए हम सबको साथ देना चाहिए, ये बहुत नाजुक दौर है। असलम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये दौर ऐसा है जिसमें हम सबको साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस कहां खड़ी है, कौशिक देवरॉय जी पूछ रहे हैं। दोनों जगह बहुत मजबूती के साथ, कौशिक देवरॉय जी कह रहा हूं आपको, कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ दोनों जगह खड़ी है। और ट्रेवल्स विद आदर्श कह रहे हैं नमस्कार, आपको भी नमस्कार करता हूं। एकत्व चैनल भी हमारे साथ बने हुए हैं, और केएल मीना भी हमारे साथ हैं। अब तो जननायक ही कहेंगे, ये आज नहीं तो कल सत्य होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ओम प्रकाश जी का कमेंट में ले लिया। जर्मनी में बोचम से हैं, अच्छा
ठीक है अजय कुमार जी, आपने कमेंट लिखा, बहुत शुक्रिया। और राम तीरथ जी हैं, जिनमें हिम्मत होती है मौसम की सितम सहते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं पेड़ खड़े रहते हैं। वाह, बहुत खूब। और परवेज आलम भी हमारे साथ में। ओम प्रकाश तिवारी जी कह रहे हैं कि विपक्ष एकजुट ना हो तब भी बीजेपी को सीधे सीधे 100 सीटों का नुकसान होगा और कांग्रेस को लगभग 20 सीटों का लाभ होगा। ओम प्रकाश तिवारी जी कह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे साथी। प्रदीप दास जी कह रहे हैं, आपकी पत्रकारिता जिस रफ्तार से दौड़ रही है, आप भी मैगसेसे लेकर ही रुकेंगे। आप सबका पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार है प्रदीप दास जी। मुझे आप सब का अवार्ड चाहिए। आप लोग लिखते हैं, आपको पसंद आता है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। पुरस्कार मिलते हैं और अच्छी बात है। नोबल हो, मैगसेसे हो, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े पुरस्कार हैं और मिलते हैं। एक नाम तो होता ही है। रवीश कुमार जी इतने नामचीन पत्रकार हैं, इतना बड़ा पुरस्कार उनको मिला, तो वो तो है ही। लेकिन सबसे बड़ी बात है, चाहे रवीश कुमार जी हो या और भी, चाहे मुझे आप पसंद कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, बड़ा तोहफा है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं प्रदीप दास जी आपको कि आप लिख रहे हैं। अजय कुमार जी जुड़े हुए हैं ही स्मोकी ब्लॉग्स। शाहरुख खान जिंदाबाद लिख रहे हैं। असलम चिश्ती जी कह रहे हैं, आपकी पत्रकारिता एवं विश्लेषण उत्कृष्ट है, जिसमें निष्पक्षता भी सराहनीय है, इसलिए मैं आपको बहुत पसंद करता हूं। असलम भाई, हम भी आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और कॉमन इंडियंस लिख रहे हैं कि जेपी नड्डा जी वॉन्ट्स बीजेपी टू बी ओनली पार्टी, कांग्रेस आइडियोलॉजी is federalism and union of states. Regional players stands should be very clear now. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कॉमन इंडियंस की। जेपी नड्डा जी तो बिहार में कह के आए थे कि सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी, और ऐसे में अब देखिए कि स्थिति क्या हो गई है। हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, बहुत कुछ बदल गया है। और प्रीतम दुग्गल साहब का कमेंट आ गया है, लिख रहे हैं कि मायावती ने कोई नई बात नहीं कही है, बीएसपी भी बीजेपी की बी टीम है, मायावती ने दलित राजनीति को दूषित कर दिया है। ये कहना है प्रीतम दुग्गल साहब का। हमारे ज्वाइन मेंबर हैं प्रीतम दुग्गल साहब। ऐसे ही आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोगों से अगर बन पड़े तो जरूर हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। और इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि ऐसे भी एक परिवार के सदस्य हम लोग बन चुके हैं। प्रीतम दुग्गल साहब की बात में बहुत दम है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बहुत ही मौजूद बात। और आने वाले समय में इन चीज़ों को हम और भी नज़दीक से देखेंगे। कौशिक जयप्रकाश जी कह रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी कौशिक जयप्रकाश जी बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इनाम मिलने से कोई बड़ा पत्रकार नहीं होता, महान वो जो जनहित की खबरों पर बात करे। ओम प्रकाश तिवारी जी कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया तिवारी जी। अफरोज आलम कह रहे हैं, सर विपक्षी एकता में पहला पलीता तो मायावती ने लगा दिया, लगता नहीं विपक्षी एकता हो। अफरोज आलम जी, आपको एक बात बताऊं, मायावती जी अपने पत्ते जो हैं आखिरी तक नहीं खोलती हैं, बिल्कुल लास्ट में खोलती हैं। अभी जिनके खिलाफ बोलती हैं कल उनके साथ जा सकती हैं। और पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, चाहे वो 2017 का विधानसभा चुनाव या 2019 का लोकसभा चुनाव, इसलिए मायावती जी के कल के बयान को बहुत सीरियसली मत लीजिए। वो हो सकता है कि किसी और के साथ चली भी जाएं, लेकिन क्योंकि वो बहुत जो घाघ नेता कहते हैं ना, वैसी नेता हैं वो, आज की राजनेता नहीं है, और जानती हैं कि क्या कुछ चल रहा है और कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है। सैयद मुगनी साहब, अब्दुल मुगनी साहब जो अजमेर शरीफ से हमारे साथ जुड़ते हैं, गुड नाइट कह रहे हैं। और करीम साहब हैं, आपको और आपके चैनल को दिल से शुक्रिया सर जी कह रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जुड़ते हैं। और ऐसे ही अब्दुल सलाम हैं, कह रहे हैं देश के मुस्लिम समाज का वोट 99% कांग्रेस में जाएगा, राहुल गांधी जिंदाबाद कह रहे हैं। और रूथ लंगड़े का कहना है, राजीव जी आपके चैनल के वजह से बीजेपी की झूठी जुमलेबाजी पता चल रही है। बहुत शुक्रिया रूथ लंगड़े जी कि आप जुड़ते हैं हमारे साथ। और जावेद आलम भी हमारे साथ बने हुए हैं, गुड नाइट कह रहे हैं। मोहम्मद
थोड़ा शायद ऊपर चला गया। मोहम्मद साहब का कमेंट अभी ले रहा था मैं। मोहम्मद हनीफ बोबात हमारे साथ हैं। राजीव जी, रियली यू आर ग्रेट जर्नलिस्ट, यू आर ऑलवेज स्टैंडिंग विद ट्रूथ, यू आर सो ब्रिलियंट एंड क्लेवर जर्नलिस्ट, सो नाइस इंफॉर्मेशन अबाउट भारत जोड़ो यात्रा एंड पॉलिटिक्स। मोहम्मद हनीफ साहब, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कि आप जुड़ते हैं और आपने कमेंट लिखा। हो सकता है पहले भी लिखे हों और मैं ना पढ़ पाया हूं तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो बातें रहती हैं, जितनी बातें रहती हैं, मेरी कोशिश यही रहती है कि इस 1-1.5 घंटे में तमाम चीज़ों को आप लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों तक, इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचा दूँ, ताकि और सही बातें पहुँचाऊँ जिसकी आज बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत। ये देश जो है सच्ची खबरों के लिए तरस रहा है और इसके लिए हमारा फर्ज ज़्यादा बन जाता है कि हम सही खबर, सही बातें आप लोगों तक पहुँचाएँ। हो सकता है कि मेरी बातें कभी आप लोगों को बुरी लग जाएं क्योंकि उसमें कुछ सच्चाई होती है, लेकिन चूंकि सच है, सच के साथ आगे बढ़ना है, तो सच कड़वी हो सकती है, लेकिन यही है कि सच सच है। आप सब जानते हैं। हाशमी ट्रेडिंग कंपनी भी हमारे साथ में बने हुए और अजय जी हमारे साथ बने हुए हैं ही, अब्दुल सलाम भी हमारे साथ बने हुए हैं। दोस्तों, अब इस कार्यक्रम को समेटने की इजाज़त चाहूँगा। MS करोलिया साहब ने बहुत खूब लिखा है कि रूठा हो कोई अपना घर तो मना लेना चाहिए, रूठा हो कोई अपना घर तो मना लेना चाहिए, नफरत की आंधियाँ चलती रहती हैं हर पल यहाँ, रिश्तों के चिरागों को हवाओं से बचा लेना चाहिए। वाह, रिश्तों के चिरागों को हवाओं से बचा लेना चाहिए, बहुत खूब कह रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है जो आप कह रहे हैं। ये समझने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी बात आपने कह दी। और नेहल तनवीर भी हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं, एक तरफ सच्चों का हुजूम सड़कों पर, दूसरी ओर शोमैन का रोड शो देश के झूठों का है। मोहम्मद मुबारक भी हैं जो कह रहे हैं मायावती डूबता हुआ जहाज हैं, और अफरोज आलम भी हैं, डीवी लाइव की निष्पक्ष पत्रकारिता को सल्यूट। और आई एम फ्रॉम कनाडा लिख रहे हैं मोहम्मद हनीफ साहब। राजीव जी, आई ऑलवेज लाइक योर यूट्यूब चैनल। मोहम्मद हनीफ बोबात साहब, आप कनाडा से हमें देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया और आपका कमेंट बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप लिख रहे हैं। और अशोक गांधी हैं, कह रहे हैं आपको वेरी वेरी थैंक्स, आपको भी बहुत धन्यवाद। मनोज कपूर भी हमारे साथ है। और प्रीतम दुग्गल साहब लिख रहे हैं कि 75 साल की आजादी का इतिहास देखिए तो पता चलेगा कि दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक के लिए जो भी अच्छा काम कांग्रेस ने ही, जो भी अच्छा काम किया गया है वो कांग्रेस ने ही किया है, प्रीतम दुग्गल साहब का कहना है। और जयपाल भी हमारे साथ में, मोहम्मद फरियाद ऑफिशियल भी हमारे साथ, मनोज कुमार हैं, अफरोज आलम है हमारे साथ में, विवेक पांडे हैं, केवल आपके चैनल को देखता हूं और विश्वास भी करता हूं, मैं अपने घर से 2015 से टीवी तोड़ दिया और आज तक नहीं लगाया। बहुत धन्यवाद विवेक पांडे जी कि आप हम पर भरोसा करते हैं। डॉक्टर राजकुमार सिंह का कहना है, राजीव जी बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बहुत धन्यवाद राजकुमार सिंह साहब। डॉक्टर साहब आप देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कौशलेंद्र कुमार सिन्हा है, केवल कांग्रेस से ही देश को चला सकती है। आई लव माई इंडिया कह रहे हैं, ये निस्वार्थ अथक प्रयास कभी असफल नहीं जाएगा। और रिपोर्टिंग, डीवी लाइव रिपोर्टिंग, वेरी नाइस रिपोर्टिंग कह रहे हैं सैयद मुगनी साहब। वारिस खान भी हैं हमारे साथ, यू आर ग्रेट सर, थैंक यू लाइव चैट, थैंक यू वेरी मच वारिस खान साहब। M सिंह भी हमारे साथ में हैं। राहुल गांधी वेरी ऑनेस्ट लिख रहे हैं। मुक्ति प्रसाद मोहंती हैं। राजीव सर, मैं डेली ओनली आपका न्यूज ही देखता हूं जो परफेक्ट है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। कौशलेंद्र कुमार सिन्हा हैं हमारे साथ जो कह रहे हैं कांग्रेस जिंदाबाद। कैलाश जाटवा जी ने गुड नाइट कह दिया। और अब मैं भी आप लोगों से, जोश RCC, कांग्रेस पहले अच्छा काम किया है कह रहे हैं जोश साहब। अब दोस्तों, अब आप लोगों से विदा लेने का समय आ गया है। बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही पैनलिस्ट दोस्तों के साथ, और आप सबका हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। आप आते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं और एक मुकाम तक इस प्रोग्राम को हम लेकर जाते हैं। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप। तो आशा है आपको ये परिचर्चा पसंद आई हुई होगी। अगर ये आपको परिचर्चा पसंद आई हो तो इस कार्यक्रम को शेयर अवश्य कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आप हस्तक्षेप का ज्वाइन बटन दबाकर इसके सदस्य भी बन सकते हैं और सुपर थैंक्स और सुपर चैट के जरिए हमारी आप सहायता भी कर सकते हैं। लेकिन इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि अगले कार्यक्रम की सूचना आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।